गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। बेटा जैसा आप जानते हैं कि हम डील कर रहे हैं इन दिनों बफर सॉल्यूशंस के साथ, और आज हमने जो है वो पिछले क्लास में हमने एसिडिक बफर तक जो है कंप्लीट किया था। हालांकि एसिडिक बफर बेटा अभी हमने स्टार्ट ही किया है। हमने उसका देखा कि एसिडिक बफर होता क्या है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड अ सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद द स्ट्रॉन्ग बेस। और बेटा हमने ये भी देख लिया था कि एसिडिक बफर का पीएच निकलता कैसे है, दैट इज ऑब्टेन्ड वाया हेंडरसन्स इक्वेशन। ठीक है बेटा, उस हेंडरसन्स इक्वेशन को बेटा अगर हमें लिखना पड़ जाएगा, जैसे बेटा अगर मैं आपसे कहूंगा कंसिडर द एसिडिक बफर, जो हमारे पास बेटा एसिडिक बफर है वो हम बेटा किसको मानेंगे? कंसिडर द एसिडिक बफर टू बी किसको बेटा? वीक एसिड। मान लो एक वीक एसिड लिया है CH3COH, और बेटा क्या लेना है? इसी वीक एसिड का साल्ट किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। बेटा अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन C1 मोलर मान लूं और इसकी कंसंट्रेशन C2 मोलर मान लूं, सो बेस्ड ऑन द हेंडरसन्स इक्वेशन, इफ द सॉल्यूशन इज फेयरली कंसंट्रेटेड। बेटा आई होप कि इस वर्ड फेयरली कंसंट्रेटेड का मतलब आपको पता है। ठीक है, यानी कि साल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन होनी चाहिए इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻1 मोलर टू 10⁻⁻2 मोलर। तो बेटा हम हेंडरसन्स इक्वेशन का इस्तेमाल करके पीएच निकाल सकते हैं। पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ, हालांकि बेटा सब लिखते हैं यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट बाय एसिड। इट इज नॉट साल्ट बाय एसिड, रादर इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द आयन दैट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। बट आई होप ये आपको पता होगा कि इस केस में ये सॉरी CH3COH, बट आई होप बेटा इस केस में आपको पता होगा जो उस आयन यानी कि एसिटेट आयन की जो कंसंट्रेशन है वो साल्ट की कंसंट्रेशन के बराबर है। सो वी कैन अप्लाई दिस। ठीक है, अब बेटा यहां पर मसला आया, सर अब हमें क्या करना है? देखो बेटा एसिडिक बफर अगर आपको बनाना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए? अगर आपको उसका पीएच निकालना है तो बेटा आपके पास pKa वो तो पहले से ही पता होगा। समवेयर डाउन द लाइन यू नीड द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, है कि नहीं बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो आपको क्या क्या चाहिए बेटा? आपको चाहिए कंसंट्रेशन एक साल्ट का किसी तरीके से अगर आपको मिल जाए, और किसी तरीके से बेटा अगर आपको कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड मिल जाए, आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करके बेटा पीएच निकाल सकते हो। इन अदर वर्ड्स बेटा शॉर्ट में मैं अगर आपसे कहूंगा तो आपको चाहिए C1 और आपको चाहिए C2, एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? अब बेटा जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइए इसमें। अगर बेटा मैं आपसे कहूंगा बफर कैन बी, यानी कि मैं इस वक्त एसिडिक बफर की बात कर रहा हूं, आई कैन से एसिडिक बफर कैन बी फॉर्म्ड इन 3 वेज। बेटा 3 तरीके हैं जिस हिसाब से आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिया गया होगा। ठीक है, मैं वो तीनों तरीके बेटा आपको करवाऊंगा, और आपको ध्यान रखना है कि सर क्या कह रहे हैं, कैसे हमें ये सब कुछ करना है। देखो बेटा पहला तरीका क्या है? If the concentration of weak acid, यानी कि बेटा C1 and salt of this weak acid with strong base, यानी कि बेटा C2 is directly given in the question, अगर बेटा ये सीधे ही आपको कोई भी सवाल बफर का आ जाएगा, अगर आपको वीक एसिड की कंसंट्रेशन वहीं से दी गई है और इसी वीक एसिड के साल्ट की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कंसंट्रेशन C2 भी डायरेक्टली दी गई है, देन डायरेक्टली यूज हेंडरसन्स इक्वेशन टू गेट द पीएच। तो बेटा यहां पर क्या लिखोगे? देन वी डायरेक्टली यूज हेंडरसन्स इक्वेशन टू गेट द पीएच। तो बेटा फिर आप डायरेक्टली हेंडरसन्स की इक्वेशन इस्तेमाल करोगे और क्या पाओगे? पीएच पाओगे। ठीक है सर, और कौन सा तरीका है कि हमें एग्जाम में दिया गया होगा? देखो बेटा दूसरा तरीका क्या दिया गया होगा, आपको दिया गया होगा इफ द कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड along with concentration of strong base is given। बेटा ये समझना है आपको।
सर क्या समझ नहीं आया हमें? देखो बेटा, हमें हेंडरसन्स इक्वेशन लगाने के लिए वीक एसिड की कंसंट्रेशन तो चाहिए ही चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको एग्जाम में दिया गया होगा कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, ठीक है, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन उसी क्वेश्चन में बेटा उसने साथ में क्या दिया होगा? स्ट्रॉन्ग बेस की कंसंट्रेशन दी होगी। तो आप थोड़ी देर के लिए अपने लिए आप मतलब ये सोच ही नहीं पाओगे कि कहीं ये बफर तो नहीं हो सकता है। क्या मतलब है बेटा मेरा? मतलब बेटा आप ऐसे समझो कि अगर आपको लेट मी राइट इट लाइक दिस। फर्स्ट लेट मी सी इफ इट इज विजिबल। यस, दिस इज क्लियरली विजिबल। तो देखो बेटा, अच्छा एक मिनट, हाँ दिस इज क्लियरली विजिबल। तो बेटा ऐसे समझ लो आप, मान लो आपको एग्जाम में क्या दिया गया है। मान लो आपको बेटा एग्जाम में दिया गया है CH3COOH की कंसंट्रेशन, मान लीजिए बेटा ये आपको दी गई है M1 और बेटा आपको इसका वॉल्यूम दिया गया है V1, ठीक है, वहीं से दिया गया है। CH3COH की कंसंट्रेशन M1 दी गई है और बेटा इसकी कंसंट्रेशन, इसका सॉरी वॉल्यूम जो है वो कितना दिया गया है? V1, ml हो या लीटर हो, इट्स डजंट मैटर। और बेटा आपको साथ में क्या दिया गया है? साथ में आपको कोई स्ट्रॉन्ग बेस, मान लो बेटा NaOH दिया गया है, इसकी कंसंट्रेशन बेटा है M2 और बेटा इसका वॉल्यूम है V2। अब आपको वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बफर। क्यों? हमको सिर्फ यही याद होता है, द ओनली थिंग दैट वी रिमेंबर इज एसिडिक बफर मींस वीक एसिड एंड इट्स साल्ट। सर यहां पर तो वीक एसिड दिया गया है, ठीक है, लेकिन सर साल्ट तो कहीं नहीं दिया गया है। नो बेटा, दिस इज जस्ट ए डिसेप्शन। ये बेटा आपकी एक गलत सोच है कि आप सोचोगे उसने कहां दिया है साल्ट। बेटा उसने साल्ट भी दिया है, ये हम बेसिक पढ़ चुके हैं। जरा बेटा आपके पास इस वीक एसिड और इस स्ट्रॉन्ग बेस में क्या कोई चीज कॉमन है? नो, देयर इज नथिंग कॉमन। तो बेटा मैंने आपको एक नोट लिखवाया है, whenever there is a mixture of two things which do not have anything in common, always do a reaction between them। तो बेटा यहां पर भी आप क्या करेंगे? रिएक्शन एक करेंगे, CH3COOH प्लस NaOH। बोले बेटा CH3 प्लस COH प्लस NaOH क्या देगा बेटा ये? दिस विल गिव यू CH3COONA प्लस बेटा ये आपको दे देगा H2O। वाटर को बेटा छोड़ दो और देखो बेटा आपके पास क्या होगा। हमें आदत क्या होती है नीचे लिखने की? मोल्स या मिली मोल्स। बेटा आपको वॉल्यूम दिया गया है और मोलैरिटी दी गई है, मतलब बेटा आप इसके नीचे क्या लिखोगे? M1V1 मल्टीप्लाई में है बेटा, बिकॉज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इज मोल्स। बेटा इसके नीचे क्या लिखोगे? इसके नीचे आप लिखोगे M2V2। बेटा जाहिर सी बात है इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब बेटा सोच समझ के अगर मैं आपको कहूंगा कि क्या आप इधर से बफर बना सकते हो? कैन यू फॉर्म ए बफर आउट ऑफ दिस? क्या इससे बफर बन सकता है? बेटा सोचना है, जस्ट पे फुल अटेंशन टू दिस। कैन यू फॉर्म ए बफर आउट ऑफ दिस एसिडिक बफर? सर एसिडिक बफर का मतलब तो होता है वीक एसिड और उसका मतलब होता है साल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेटा जरा सोच समझ के मुझे आंसर देना, क्या ये कभी एसिडिक बफर बन सकता है? एंड आई होप बेटा आप ये बोलो यस सर, दिस कैन बिकम इफ NaOH इज ए लिमिटिंग रिएजेंट। अगर बेटा कहीं से NaOH लिमिटिंग रिएजेंट हो गया तो बताओ आपके सॉल्यूशन में क्या क्या बचेगा? बेटा एक तो बचेगा CH3COH और बेटा बनेगा साल्ट। बन गया ना वीक एसिड और उसी का साल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। हैजंट दिस बिकम एसिडिक बफर? यस दिस हैज बिकम। तो बेटा देयरफॉर आई कैन से, देखो क्या बेटा, दिस कैन फॉर्म एसिडिक बफर। बेटा ये एसिडिक बफर बना सकता है। दिस कैन फॉर्म एसिडिक बफर इफ एंड ओनली इफ NaOH इज ए लिमिटिंग रिएजेंट। अगर सिर्फ NaOH क्या होगा? एक लिमिटिंग रिएजेंट। बेटा अगर एक NaOH लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ऑल्दो बेटा अगर मैं ट्रूली कहूं तो मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। गलती इस हिसाब से नहीं कि मैंने गलत लिखा, गलती इस हिसाब से मैंने ऊपर लिख दिया बेटा। तो हम लिखेंगे दिस कैन फॉर्म एन एसिडिक बफर इफ एंड ओनली इफ बेटा NaOH इज ए लिमिटिंग रिएजेंट। अगर NaOH एक लिमिटिंग रिएजेंट है बेटा जी ये जरूर बना देगा एसिडिक बफर। तो बताइए बेटा यहां पर कितना बचेगा? बेटा यहां पर बचेगा M1V1 माइनस M2V2 और बेटा यहां पर बनेगा कितना? बेटा यहां पर बनेगा M2V2। Isn't this beta? What is M1V1 minus M2V2? These are the moles of acetic acid that are present, जो बचे हुए हैं।
What is M2V2? These are the moles of the salt that are formed. Now keep this thing in mind बेटा. अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा what is the concentration of CH3COH, बेटा वो होंगे इसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम. बेटा इसके कितने मोल्स बचे हुए हैं? M1V1 माइनस M2V2. बेटा नीचे से क्या करोगे? V1 plus V2. बेटा व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द साल्ट? द कंसंट्रेशन ऑफ द साल्ट सर आप बेटा ऐसे कहोगे ये बराबर होगा M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2. अब बेटा देखिए आपने क्या निकाला है. You have obtained the concentration of the acid and you have also obtained the concentration of this weak acid with the strong base. अरे बेटा अगर हेंडरसन्स इक्वेशन लगानी है तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए? यू नीड द कंसंट्रेशन ऑफ द वीक एसिड, यू नीड द कंसंट्रेशन ऑफ द साल्ट. बेटा मुझे दोनों ही मिल गई, मैं हेंडरसन्स इक्वेशन का इस्तेमाल करके अपना पीएच निकाल सकता हूं. Isn't it? That is the beauty of this बेटा. अब आप कहोगे सर जब आपने पहला केस लिखवाया उसमें तो आपने इतनी कोई मतलब बहुत बड़ी चैलेंजिंग या इतना कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया. बेटा उसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है. क्यों? इस वाले केस में तो हर एक स्टूडेंट की किस्मत खुल जाएगी, बिकॉज वहीं से वीक एसिड की कंसंट्रेशन दी गई है और बेटा वहीं से साल्ट की भी कंसंट्रेशन दी गई है. अरे बेटा हमारा मेन मकसद क्या है हेंडरसन्स इक्वेशन को यूज करने का? कि हमें किसी तरीके से पता चलनी चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट और पता चलनी चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ द वीक एसिड. तो बेटा अगर वो किसी भी तरीके से वो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, बेटा एक तरीका तो ये भी हो सकता है ना कि डायरेक्टली ही दिया हो. जब डायरेक्टली दिया है इक्वेशन का इस्तेमाल करो, आंसर पाओ. दूसरा तरीका बेटा हो सकता है इनडायरेक्ट. तो अगला तरीका जो मैंने ये दिखाया ये बी पार्ट, दिस इज एन इनडायरेक्ट वे ऑफ ऑब्टेनिंग पीएच ऑफ ए एसिडिक बफर. अब आप मुझसे पूछ सकते हो सर यहां पर तो आपने एक कंडीशन लगा दी एसिडिक बफर की, अगर मान लीजिए सर NaOH लिमिटिंग रेजेंट नहीं उल्टा यही लिमिटिंग रेजेंट हुआ तब क्या करोगे सर? तब भी बेटा इसका आंसर आ जाएगा. देखो अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले जाऊंगा, देन आई विल टेक यू अगेन फॉरवर्ड, बट फर्स्ट लेट मी डू द थर्ड केस ऑफ दिस. उसके बाद बेटा मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि अगर मान लीजिए यहां पर NaOH लिमिटिंग नहीं बल्कि ये लिमिटिंग हुआ तब क्या होगा, या तीसरा केस भी बेटा यहां पर उठेगा अगर ये दोनों के दोनों लिमिटिंग हुए तब क्या होगा. ठीक है, दैट वी विल डिस्कस फॉर श्योर, बट लेट मी फर्स्ट डिस्कस द थर्ड केस जो इसका तीसरा केस है इनडायरेक्ट तरीका पूछने का. फिर बेटा मैं आपको उसकी वेरिएशंस दिखा दूंगा. ठीक है, तो बेटा ये भी हो गया थर्ड पार्ट बेटा आपको एग्जाम में क्या दिया गया होगा? इफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज गिवन along with concentration of a strong acid. ठीक है बेटा, अगर आपको किसी तरीके से साल्ट की कंसंट्रेशन दी गई थी, बेटा इस केस में क्या दिया गया था? वीक एसिड की कंसंट्रेशन. यहां पर दी गई होगी साल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और दिया गया होगा एक स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसंट्रेशन. ध्यान दीजिएगा बेटा क्या होगा, मैं कह रहा हूं आपको दिया गया होगा CH3COONA, ये दिया गया होगा M1, V1 जैसे बिल्कुल यहां पर दिया गया था, और बेटा आपको मान लीजिए HCl दिया गया है, बेटा ये दिया गया होगा M2, V2. ठीक है, ये दिया गया M1V1 और ये दिया गया M2V2. क्या बेटा इन दोनों में कोई चीज कॉमन है? जब कोई चीज कॉमन नहीं है ऑलवेज थिंक अबाउट द रिएक्शन. तो बेटा अगर हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूं. अल्टीमेट एम क्या है बेटा? व्हाट इज आवर अल्टीमेट एम? अल्टीमेट एम इज टू गेट द कंसंट्रेशन ऑफ द वीक एसिड एंड द स्ट्रॉन्ग ऑफ द वीक एसिड एंड द साल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद द स्ट्रॉन्ग बेस. अल्टीमेट एम तो बेटा वही है. ठीक है, अब देखो बेटा तो जो इसका पहला वाला केस था उसमें तो डायरेक्टली तीनों दिए गए थे तो उसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी. बेटा इसमें देखो लेकिन क्या करेंगे, वी विल राइट CH3COONA प्लस HCl. बेटा ये हमें क्या देगा? ये देगा CH3COOH प्लस NaCl. बेटा रिमेंबर NaCl साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. बेटा ये हो या ना हो एक ही बात है. ठीक है, चलिए बेटा इसके नीचे हमें क्या लिखने की आदत है? मोल्स. बेटा इसकी मोलैरिटी M1, इसका वॉल्यूम V1. आई विल राइट दिस एज M1V1. बेटा HCl का मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम आई विल राइट मोल्स लाइक M2 इनटू V2. बेटा अभी ये कुछ नहीं है, अभी ये कुछ नहीं है. ठीक है, अब बेटा मैं यहां पर कहूंगा इफ, बिल्कुल यही लाइन बेटा, इफ दिस मिक्सचर हैज टू फॉर्म एन एसिडिक बफर. If this mixture has to form an acidic buffer. बेटा जी बोलिए
अगर इसको आप थोड़ा सोचो, अगर इस रिएक्शन को एसिडिक बफर बनाना है, बेटा बोलिए बनना किस चीज को है? ये तो हर सूरत में बनेगा ही बनेगा, चाहे ये खत्म हो जाए चाहे ये खत्म हो जाए। लेकिन बेटा अगर एसिडिक बफर लगाना है तो कंडीशन किस पर लगानी है? HCl पर, या फिर आप बोलो साल्ट पर। देखो बेटा लेकिन वो दोनों कंडीशंस एक ही हैं। अगर HCl के हिसाब से बोलोगे तो बोलोगे कि अगर इस रिएक्शन को एसिडिक बफर बनाना है देन HCl हैज टू बी ए लिमिटिंग रिएजेंट। और बेटा अगर इसके हिसाब से कंडीशन बोलोगे साल्ट के हिसाब से तो क्या कहेंगे? इफ दिस रिएक्शन हैज टू फॉर्म एन एसिडिक बफर देन द साल्ट हैज टू बी एन एक्सेस रिएजेंट। बेटा बात तो एक ही है, इसको लिमिटिंग रिएजेंट कहो या इसको एक्सेस रिएजेंट कहो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। बट दिस कंडीशन इज ट्रू ओनली इफ यू वांट टू मेक दिस एन एसिडिक बफर। अगर आप चाहते हो कि ये एक एसिडिक बफर बन जाए तब जाकर बेटा ये कंडीशन वैलिड है, अदरवाइज ये कंडीशन वैलिड नहीं है। कोई जरूरी नहीं है बेटा कि यही हमेशा लिमिटिंग हो, ये भी लिमिटिंग हो सकता है, ये दोनों के दोनों लिमिटिंग हो सकते हैं। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम पीएच कैसे निकालेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मुझे इसके लिए भी एक्सप्लेन करना है बेटा। आई एम देन श्योर कि आप इसके लिए भी इजीली एक्सप्लेन कर पाओगे, लेकिन पहले तो हम इसको बफर के हिसाब से सॉल्व कर ले। सो बेटा इफ दिस मिक्सचर हैज टू फॉर्म एन एसिडिक बफर देन HCl हैज टू बी ए लिमिटिंग रिएजेंट। HCl हैज टू बी लिमिटिंग रिएजेंट। तो बेटा HCl को क्या होना पड़ेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। अब बेटा मैंने वही मुसीबत फिर से कर ली, मैंने इसको ऊपर लिख दिया, मुझे नीचे लिखना था, चलो कोई बात नहीं। अब बेटा अगर नहीं नीचे ही लिखते हैं बेटा, क्योंकि जगह ऊपर ही रहनी चाहिए, ठीक है। तो बेटा क्या लिखेंगे यहां पर बेटा इसको क्या होना चाहिए? लिमिटिंग। तो बेटा बताइए यहां पर क्या होगा? M1V1 माइनस बेटा यहां पर होगा M2V2। बेटा यहां पर कितना बचेगा? 0। यहां पर भी बेटा 0 बचेगा ना, और यहां पर बेटा बनेगा कितना? यहां पर बनेगा M2V2। But what is M2V2? Moles of the acid formed. What is M1V1 minus M2V2? Moles of the salt left. Therefore बेटा हम कहेंगे if acidic buffer has to be formed. बेटा अगर आपको एसिडिक बफर बनाना है, if acidic buffer has to be formed, तो हमने क्या कहा कंडीशन? HCl has to be limiting reagent, या ऐसा बोलो salt has to be an excess reagent. It's one and the same thing. There is no doubt in that. अगर बेटा एसिडिक बफर ये बन गया हमारे पास, लिमिटिंग रिएजेंट ठीक हो गया, तो बेटा अब हमें क्या क्या बचा? मिक्सचर में क्या क्या बचा? एक बचा वीक एसिड और बचा बेटा उसी वीक एसिड का साल्ट। जाहिर सी बात है बेटा ये एसिडिक बफर है। देयरफॉर बेटा आई कैन से कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड बेटा वो किसके बराबर है? दैट इज M2V2 होल डिवाइड बाय बेटा टोटल वॉल्यूम, दैट इज V1 प्लस V2। बेटा आपके पास साल्ट की कंसंट्रेशन कितनी आई? CH3COONA की कंसंट्रेशन बेटा दैट इज M1V1 माइनस M2V2 होल डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। अब बेटा इस कॉन्सेप्ट को समझना है। आप देखोगे ये दोनों यहां से क्या आ रहे हैं? उल्टे आ रहे हैं। बट हाउ डज दैट मैटर? हाउ डज दैट मैटर? एट द एंड ऑफ द डे वी आर इन सर्च, हम ढूंढ रहे हैं सिर्फ किसकी कंसंट्रेशन? साल्ट की कंसंट्रेशन ढूंढ रहे हैं और एसिड या फिर बेस की कंसंट्रेशन। बेस तो आगे आएगा। एक तो साल्ट की कंसंट्रेशन ढूंढ रहे हैं और बेटा एसिड की कंसंट्रेशन। मुझे मिल गया एसिड की भी कंसंट्रेशन, मुझे मिल गई साल्ट की भी कंसंट्रेशन। इस केस में भी मिल गई एसिड की कंसंट्रेशन, इस केस में भी मिल गई साल्ट की कंसंट्रेशन। पहला वाला केस था उसमें डायरेक्टली दिया गया था। तो अल्टीमेट एम बेटा आप ये समझ लो, हमारा मकसद है एसिड की कंसंट्रेशन निकालना और साल्ट की कंसंट्रेशन निकालना। जब बेटा आपको साल्ट की कंसंट्रेशन भी मिल गई, एसिड की भी मिल गई, हेंडरसन्स इक्वेशन इस्तेमाल करो, आंसर आ जाएगा। अब मैंने आपको ये भी बोला है कि हेंडरसन्स इक्वेशन में, हेंडरसन्स इक्वेशन बेटा अगर आप यूज करोगे तो पीएच किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बेटा साल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेटा जी क्या है? एसिड। बेटा कंसंट्रेशन होता है मोल्स बाय वॉल्यूम, क्योंकि मोल्स दोनों के लिए सेम होगा, चाहे साल्ट हो चाहे एसिड हो, दोनों के लिए मोल सेम। क्यों? देखो बेटा इसके लिए भी वॉल्यूम V1 प्लस V2 और बेटा इसके लिए वॉल्यूम भी V1 प्लस V2, इसके लिए भी वॉल्यूम V1 V2, इसके लिए भी वॉल्यूम V1 V2। सो एनीवे आप रेशियो ढूंढने वाले हो, वॉल्यूम क्या होने वाला है? वॉल्यूम तो कैंसिल ही होने वाला है बेटा। वॉल्यूम कैंसिल होने वाला है तो आप हेंडरसन्स इक्वेशन में कंसंट्रेशन की जगह मोल्स को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अब बेटा उसका क्या मतलब है देख लेना। अगर मैं आपको कहूंगा ना इस केस में, इस थर्ड वाले केस में पीएच लिखो बेटा, तो आप लिख सकते हो पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ, जरा बेटा साल्ट के कितने मोल्स रह गए? तो बेटा आप ऊपर लिख सकते हो M1V1 माइनस M2V2, और बेटा एसिड के बदले क्या छाप सकते हो? यू कैन राइट हियर एज M2V2। ये बन गई बेटा यहां पर हेंडरसन्स इक्वेशन। और बेटा इस केस में क्या लिख सकते हो? इस केस में बेटा आप लिख सकते हो pH इज इक्वल टू pKa
प्लस लॉग ऑफ, अब बेटा ऊपर क्या आएगा, साल्ट, साल्ट है बेटा इस केस में M2V2 और बेटा नीचे क्या आएगा M1V1 माइनस M2V2। आई होप बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है बेटा ये कॉन्सेप्ट? आई होप बेटा ये कॉन्सेप्ट आपको यहां से भी क्लियर हो गया होगा, यहां से भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो बेटा ये है वो तरीके, वो 3 तरीके बेटा जिसके हिसाब से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और आपको अपना दिमाग लगाकर ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये एसिडिक बफर बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है बेटा, अब मैंने आपको वो कंडीशन बताई दूसरे केस में और तीसरे केस में जहां पर एसिडिक बफर बनेगा, लेकिन ऐसी भी कंडीशन होगी जहां एसिडिक बफर नहीं बनेगा। तो जब ऐसी कंडीशन होगी उस टाइम पर हम पीएच कैसे निकालेंगे, अब मैं बेटा आपको वही सिखाने वाला हूं। बट आई होप बेटा ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी तरीके से बेटा एग्जैक्टली आपको यही करना है रिपीट केस में, बेसिक बफर में, उसमें भी 3 तरीके होंगे जिस हिसाब से बेसिक बफर बनता है। ठीक है, पहले तो फिलहाल बेटा अभी मैं आपको बाकी के 2 केसेस दिखा देता हूं। सर कौन से बाकी के 2 केसेस? बेटा यहां पर भी मैंने 2 केसेस बोला ना, छोड़ेंगे जब NaOH नहीं, ये होगा लिमिटिंग रेजेंट, या फिर जब ये दोनों ही होंगे लिमिटिंग रेजेंट। देखिए बेटा जस्ट पे फुल अटेंशन टू दिस एंड आई एम प्रीटी मच श्योर बेटा आप इसको इजीली ग्रैस्प कर लोगे, कोई मुश्किल नहीं है। देखो बेटा, जब मैंने आपको बी केस दिखाया था बेटा, मैंने आपसे कहा था इफ कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड M1V1 and that of strong base and that of strong base M2V2 is given, M2V2 is given। क्या बेटा इनमें कोई लिमिटिंग रेजेंट है? सॉरी, इनमें कोई कॉमन है? नहीं, तो हमने रिएक्शन करवाई थी। कॉमन से मेरा मतलब बेटा क्या कोई कैटायन एनायन कॉमन है? नहीं, तो CH3COH और बेटा आपके पास NaOH है, मिलकर क्या बनाएंगे बेटा CH3COO Na प्लस H2O। बेटा इसके नीचे क्या लिखोगे M1V1, बेटा इसके नीचे क्या लिखोगे M2V2। अब बेटा मैंने आपको यहां पर ये वाली कंडीशन सिखाई कि अगर आपको इससे बफर बनाना है तो NaOH को क्या होना पड़ेगा, लिमिटिंग। बेटा मैं वही लिख रहा हूं, इफ, अच्छा यहां पर लिखूं क्या, मुझे लगता है यहां पर लिखना चाहिए। इफ फर्स्ट कंडीशन बेटा जो यहां पर पहला केस हो सकता है, इफ NaOH इज लिमिटिंग रेजेंट, अगर बेटा इस रिएक्शन में NaOH क्या हो जाए, लिमिटिंग रेजेंट हो जाए, देन इट बिकम्स एसिडिक बफर, देन इट बिकम्स एसिडिक बफर। तब ये बेटा क्या बनेगा, तब ये बन जाएगा एसिडिक बफर एंड pH is obtained वाया, बेटा pH कैसे मिलेगा आपको, हेंडरसन्स इक्वेशन से। ठीक है, ये तो मैंने बेटा आपको केस दिखा दिया। देन pH is obtained वाया हेंडरसन्स इक्वेशन, इसमें तो कोई डाउट नहीं। बेटा दूसरा केस भी तो हो सकता है ना, इफ मान लो बेटा CH3COOH इज लिमिटिंग रेजेंट। बेटा जी अगर CH3COH लिमिटिंग हो गया, बोले बेटा क्या होगा अब बेटा यही 0 बन जाएगा, यहां पर बचेगा बेटा M2V2 माइनस M1V1 और बेटा यहां पर बन जाएगा M1V1। आई होप बेटा ये क्लियर हो गया होगा। यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर होगा बेटा कौन सी बला, यहां पर तो कुछ नहीं बचेगा। अब बेटा यहां पर क्या बचेगा M2V2 माइनस M1V1, बेटा क्योंकि इसके एक के साथ कितना रिएक्ट करता है, एक, तो इसके M1V1 भी M1V1 ही खत्म कर देंगे, यहां से बचेगा M2V2 माइनस M1V1। बेटा जब इसका एक खत्म होता है तो इसका एक बनता है, जब इसका M1V1 खत्म होगा तो इसका M1V1 बन जाएगा। ठीक है, अब बताइए बेटा अब क्या बचा सॉल्यूशन में, बेटा अब सॉल्यूशन में बचा स्ट्रॉन्ग बेस एंड साल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। जरा बेटा जी सोच समझ के मुझे बताइए, साल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पानी में जाकर क्या होता है, उसको हाइड्रोलिसिस, वो क्या प्रोड्यूस करता है CH3COO माइनस, क्योंकि Na का होना या न होना एक ही बात है। CH3COO माइनस पानी में जाकर क्या खींचेगा, H पॉजिटिव, पीछे क्या छोड़ेगा OH माइनस। हाइड्रोलिसिस इज अ वेरी वेरी वीक फिनोमिना, बेटा जी इसका मतलब ये हुआ ये जितना OH प्रोड्यूस करेगा वो बहुत कम होगा। तो बेटा ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो मतलब बेटा एक हिसाब से ये बन गया मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। लेकिन बेटा जो वीक बेस है उसको तो कंसिडर ही नहीं करना है, बिकॉज वीक बेस
साल्ट हाइड्रोलिसिस की बेसिस पर है, और साल्ट हाइड्रोलिसिस वी नो इज अ वेरी वेरी वीक फिनोमेना। ठीक है, तो यहां पर क्या कहेंगे, इफ CH3COH इज अ लिमिटिंग रिएजेंट देन द मिक्सचर contains salt and strong base, salt and strong base। तो बेटा strong base को ही कंसिडर करना पड़ेगा। hence it is the case of बेटा ये किसका केस है, it is the case of strong base। और strong base की पंच लाइन क्या है बेटा, and all OH minus comes from strong base, and all OH minus comes from strong base। तो बेटा जरा मुझे इस केस में बताओ बेटा, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH देन। तो NaOH की कंसंट्रेशन बेटा कितनी होगी, दैट विल बी M2V2 माइनस M1V1 होल डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, क्योंकि बेटा ये तो मोल्स है, मोल्स को डिवाइड करना पड़ेगा वॉल्यूम के साथ। तो क्या मिल गया आपको, NaOH की कंसंट्रेशन। अरे बेटा क्या यही कंसंट्रेशन नहीं होगी OH माइनस की, बेटा आप OH माइनस मिल गया, आप निकालो POH, 14 में से सबट्रैक्ट करो, pH आ गया। इज दिस क्लियर और नॉट? ठीक है, तो इस हिसाब से बेटा आपको यहां पर सॉल्व करना पड़ेगा। जरा बेटा एक और केस क्या बन सकता है, तीसरी कंडीशन। अब देखो बेटा तीसरी कंडीशन, इफ बोथ CH3COOH एंड NaOH आर लिमिटिंग रिएजेंट्स। अगर बेटा दोनों के दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट्स हैं, जरा बेटा देन द सॉल्यूशन कंटेन्स। चलिए बेटा देखते हैं सॉल्यूशन में अब क्या बचा। जरा बेटा अगर दोनों के दोनों खत्म हो जाएंगे, बेटा अगर दोनों के दोनों खत्म हो जाएंगे, प्लीज आप मुझे सोच के बताइए यहां पर क्या बचेगा। लेट मी जस्ट राइट इट आउट। जब ये दोनों ही क्या होंगे, लिमिटिंग रिएजेंट्स होंगे, बेटा बताइए बेटा यहां पर क्या, यहां पर बचेगा कुछ भी नहीं, यहां पर बचेगा कुछ भी नहीं। यहां पर क्या आएगा बेटा, यहां पर आप चाहो तो लिखो M2V2, या बेटा आप चाहो तो लिखो M1V1, इट्स वन एंड द सेम थिंग। देन द सॉल्यूशन कंटेन्स ए साल्ट ऑफ, किसका बेटा, a salt of weak acid and strong base, a salt of weak acid and strong base। तो बेटा बताइए, hence salt hydrolysis is happening, hence salt hydrolysis is taking place, salt hydrolysis is taking place। और बेटा अगर salt hydrolysis हो रहा है तो बताइए बेटा pH कैसे निकालोगे, बेटा pH होगा बराबर हाफ ऑफ, बेटा ये साल्ट है किसका, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। बेटा वीक एसिड का कंपोनेंट पानी से क्या खींचेगा, H पॉजिटिव, पीछे क्या छोड़ेगा, OH माइनस, मतलब सॉल्यूशन बनेगा बेसिक। तो अंदर वाली साल्ट हाइड्रोलिसिस फार्मूला की सारी टर्म्स पॉजिटिव होंगी, ताकि अंदर वाला नंबर 14 से ज्यादा आ जाए। डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 7 से ज्यादा आ जाएगा। तो pH इज इक्वल टू बेटा किसके बराबर होता है, वो pKw प्लस pKa प्लस log C। तो बेटा फिर मैं इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके क्या निकाल लूंगा, pH निकाल लूंगा। तो बेटा देखो मैंने आपको वो तीनों कंडीशंस दिखाई जो उस केस में मैंने आपको प्रॉमिस की थी। लेकिन बेटा अभी दूसरा केस भी है, कौन सा वाला, जब आपको किसकी कंसंट्रेशन दी होगी, साल्ट और स्ट्रॉन्ग एसिड की। वहां पर भी बेटा आप ट्राई कर सकते हो ऐसे ही 3 केस बनाकर। यहां पर तो मैंने तीनों केसेस दिखा दिए, और तीनों सिचुएशंस में आप pH कैसे डिराइव कर सकते हो वो भी बेटा मैंने आपको सिखा दिया। सो आई एम प्रीटी मच श्योर नाउ सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस मस्ट हैव डेवलप्ड इनटू योर सिस्टम। आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आया होगा, अरे वाह ये तो वही चीजें हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं, कैसे रिकैप्चुलेट हो रहा है, कैसे लिंक हो रहा है। बेटा एक एक पॉइंट पर आपको ध्यान देना, यू कैन नॉट एफर्ट टू इवन मिस आउट सिंगल कॉन्सेप्ट, बिकॉज एक कॉन्सेप्ट छोड़ दिया बेटा आईनी को भूल जाओ। ठीक है, अब एज प्रॉमिस्ड बेटा मैं दूसरा वाला केस के भी आपको ऐसी ही 3 सिचुएशंस करवाऊंगा। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। अब बेटा दूसरे केस में आपको क्या दिया गया था, जो सी केस था ना, जो तीसरा केस था जिससे हम बफर बनाते थे, वो क्या था बेटा, देखो, इफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट M1V1 एंड दैट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब बेटा M2V2 इज गिवन। अगर बेटा ये क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, तो क्या हो सकता है बेटा, जैसे साल्ट मान लो, जैसे मान लीजिए बेटा आपको CH3COONA, इसकी कंसंट्रेशन M1, वॉल्यूम बेटा इसका V1, और बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड
मान लीजिए बेटा HCl, वो होगा M2 बेटा जी, वो होगा V2। जरा बेटा सोचो इन दोनों में क्या कोई चीज कॉमन? नहीं। तो रिएक्शन करवाओ बेटा, रिएक्शन करवाएंगे CH3COO प्लस बेटा क्या आएगा HCl। बोलिए बेटा क्या बनेगा? CH3COOH प्लस बेटा यहां से आपके पास NaCl आएगा। ठीक है कि नहीं? अब बेटा इसके नीचे क्या दिया गया है? M1V1। बेटा इसके नीचे क्या दिया गया है? M2V2। बेटा स्टार्ट में ये कुछ नहीं है, स्टार्ट में ये कुछ नहीं है। थोड़ी देर के बाद बेटा क्या होगा? टाइम t इक्वल टू टी के बाद क्या होगा? तीन कंडीशंस में से मैं आपको एक कंडीशन करवा चुका हूं कि जब यहां पर क्या होगा, जब यहां पर क्या होगा, जब यहां पर HCl लिमिटिंग होगा, क्योंकि तब क्या बनेगा? एसिडिक बफर। तो बेटा वो पहली केस क्या थी? इफ HCl और बेटा आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग एसिड इज लिमिटिंग रिएजेंट, देन तो बेटा सॉल्यूशन में क्या होगा? अगर ये लिमिटिंग बन जाएगा, सॉल्यूशन में होगा एक तो साल्ट वीक एसिड का, और वही वीक एसिड होगा बेटा, मतलब उस वक्त सॉल्यूशन एसिडिक बफर होगा। देन बेटा क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कंटेन्स वीक एसिड एंड इट्स साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेटा हम क्या कहेंगे? हेंस एन एसिडिक बफर and we use Henderson's equation to get pH ठीक है बेटा। जरा बेटा दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है? इफ salt is limiting reagent। बेटा अगर साल्ट ही लिमिटिंग रेजेंट हो जाएगा, मतलब बेटा सोच के देखो, अगर साल्ट ही लिमिटिंग, सर ये तो आपने लिखवाया नहीं बेटा, पीछे ही लिखवाया है। अब दूसरे से मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। बेटा अगर साल्ट है लिमिटिंग रेजेंट, बोलिए बेटा ये कितना बनेगा? कुछ नहीं। तो बेटा यहां से क्या करोगे? M2V2 माइनस M1V1, और बेटा यहां पर क्या बन जाएगा? यहां पर बन जाएगा आपके पास बेटा M1V1 बनेगा बेटा। अब जरा बेटा सोच समझ के देखो, जस्ट थिंक अबाउट दिस। इफ साल्ट इज अ लिमिटिंग रेजेंट, देन बेटा क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ, बेटा इट्स अ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। जरा बेटा याद करो, क्या हमने मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड नहीं किया है? तो बेटा इसकी पंच लाइन क्या है? हेंस ऑल H पॉजिटिव कम्स फ्रॉम, बेटा कहां से आएगा? दैट कम्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। Hence all H positive comes from strong acid। जरा बेटा मुझे बताओ, what is the concentration of HCl here? बेटा that is equal to M2V2 minus M1V1 whole divided by V1 plus V2। लेकिन बेटा HCl की यही कंसंट्रेशन आ गई, तो इसका मतलब बेटा जी H पॉजिटिव की भी यही कंसंट्रेशन। बेटा H पॉजिटिव आ गया, pH निकाल लो। Is this clear? ठीक है। तो बेटा यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है कि अब यहां पर बेटा मैं आपको एक बात बताता हूं। आप मुझसे पूछोगे सर थोड़ी देर पहले तो आपने यही कहा था ना कि नीचे वॉल्यूम से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो आपने यहां पर क्यों डिवाइड किया वॉल्यूम से? बेटा याद रखिएगा, वो वॉल्यूम से डिवाइड करने की नीड तब नहीं होती है जब आप रेशियो ढूंढ रहे हो। और रेशियो कहां ढूंढते हैं बेटा? हेंडरसन्स इक्वेशन में। यहां पर तो बेटा हेंडरसन्स इक्वेशन वैलिड ही नहीं है, बिकॉज ये तो अलग से आप निकाल रहे हो सिर्फ किसकी कंसंट्रेशन? HCl। तो बेटा भूलना नहीं, यहां पर डिवाइड भी करना है किससे? वॉल्यूम से। यहां पर मोल से काम नहीं चलेगा। मोल से काम तब चलता बेटा जब दो कंसंट्रेशन टर्म्स का रेशियो होता। बेटा यहां पर तो कोई रेशियो ही नहीं है, तो यहां पर तो सीधे ही बन गया HCl और वीक एसिड। तो वीक एसिड और HCl की पंच लाइन, ऑल H पॉजिटिव कम्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। और बेटा यहां पर भी वो खास ख्याल रखिएगा, कहीं ये H पॉजिटिव 10⁻⁻6 और 10⁻⁻1 के बीच में आ गया तो ऑल H पॉजिटिव कम्स फ्रॉम वाटर, सॉरी ऑल H पॉजिटिव फ्रॉम वाटर इज नेग्लेक्टेड, तो सीधे आंसर आएगा। अगर ये 10⁻⁻7 या 10⁻⁸ आ गया तो pH या तो होगा 6.79 या होगा 6.97। और अगर बेटा ये H पॉजिटिव आपको आ गया 10⁻⁹ तो बेटा उसका आंसर होगा 7 का pH वाटर का ही लेना है सिर्फ, या फिर मोर अप्रोप्रिएटली 6.99998 ऐसा आंसर आ जाएगा। और बेटा यहां पर तीसरी केस कौन सी बन जाएगी बेटा? ठीक है, तीसरा केस, इफ बोथ साल्ट एंड स्ट्रॉन्ग एसिड आर लिमिटिंग रिएजेंट्स। अगर बेटा ये दोनों के दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट्स हैं, तो चलिए बेटा मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। ठीक है, तो बेटा अगर ये दोनों के दोनों लिमिटिंग रिएजेंट्स हैं तो बेटा ये भी जीरो, बेटा ये भी जीरो। यहां के नीचे क्या लिख सकते हो? या तो लिखो बेटा M1V1 या तो बेटा लिखो M2V2। क्यों बेटा?
क्योंकि ये तभी जीरो बन सकते हैं दोनों जब ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। तो बेटा यहाँ पर m1v1 m2v2 जो मर्जी लिखो। देन जरा बोलो बेटा क्या है, देन इट्स द केस ऑफ, बोले बेटा, देन इट्स द केस ऑफ वीक एसिड। और बेटा याद करो वीक एसिड का केस आ गया, और वो भी मोनोप्रोटिक वीक एसिड का, वो 4 केसेस बेटा, इज C greater than 10⁻⁻6 एंड K into C greater than 10⁻12, जो हमने वो केसेस किए हैं, वहां से बेटा फिर आपको H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन मिलनी है, और अगर वहां से H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन मिल गई तो आप फिर pH निकाल सकते हो। देन इट इज द केस ऑफ वीक एसिड, सॉल्व अकॉर्डिंगली टू गेट pH। ठीक है बेटा, तो अब बेटा मैं समझ सकता हूं, आई कैन गेट, कि अब आपको बेटा आई एम प्रीटी मच श्योर एंड होपफुल कि अब आपको थोड़ा फील आ रहा होगा, अरे वाह इतना इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है, अगर ये केसेस आएंगे। लेकिन चूंकि बेटा हम हेंडरसन्स इक्वेशन यानी कि एसिडिक बफर्स डिस्कस कर रहे थे, इसीलिए सेपरेटली बेटा ये टॉपिक्स मैंने वहां पर छेड़े नहीं, मैंने सिर्फ वहां पर कंडीशन लगा दी कि अगर आपको एसिडिक बफर ही रखना है तो सिर्फ पहला वाला केस होना चाहिए, बाकी 2 केसेस में एसिडिक बफर जैसी कोई बात नहीं होगी। सो आई एम प्रिटी मच श्योर बेटा यहां तक आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। सो दिस इज द वे हाउ एसिडिक बफर कैन बी फॉर्म्ड। ये 3 तरीके हैं, और हर तरीके के बाद पहला तरीका वही होगा जहां पर आपको एसिड और साल्ट की कंसंट्रेशन सीधे दी गई होगी। दूसरा और तीसरा तरीका वो है जहां पर इनडायरेक्टली है, और उन दूसरे और तीसरे तरीके में भी 3 केसेस अलग से हमने सेपरेट डिस्कस किए हैं, क्या होगा, कैसे पीएच निकालेंगे। आई होप बेटा दिस इज क्लियर टू यू। नाउ कम्स बफर एक्शन। आखिर बफर काम कैसे करता है, ठीक है बेटा, चलिए। एसिडिक बफर बेटा का, और एग्जैक्टली आपको बेटा यही केसेस रिपीट करने हैं, किसके लिए, बेसिक बफर के लिए। लेकिन फिलहाल तो हम अभी एसिडिक बफर ही कर रहे हैं, वी विल नॉट गेट डिविएटेड इनटू बेसिक बफर, वो भी हम करेंगे थोड़ी देर के बाद। तो पहले बेटा यहां पर आपको अब देखना है क्या, बफर एक्शन। आखिर बेटा बफर कैसे काम करता है, हाउ डज दैट बफर वर्क, बफर एक्शन, हाउ डज दिस बफर वर्क। देखिए बेटा हमको पता है बेटा बफर का जो बुनियादी मकसद है, द मेन मोटिव बिहाइंड यूजिंग बफर सॉल्यूशंस इज टू रेजिस्ट एनी चेंज इन द पीएच, इजंट इट। आप पीएच को जितना ज्यादा रोक सकते हो चेंज होने से बेटा बफर आपका उतना अच्छा है, और वो पीएच चेंज रोकने के लिए जो चीज आप यूज करते हो दैट इज नोन एज बफर सॉल्यूशन। अब बफर काम कैसे करता है बेटा, वी नो दैट द पीएच कैन चेंज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ H पॉजिटिव अगर उसमें आएगा, या बेटा अगर उसमें बेस आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बेटा, इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। देखो when acid is introduced, when acid is introduced from external source, ठीक है बेटा, समझ लीजिएगा बेटा, समझ लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा आपके पास सॉल्यूशन है ना, मान लीजिए ऐसे आपने एक सॉल्यूशन बेटा, मान लो आपने इसमें एक एसिडिक बफर डाल के रखा है, ठीक है। अगर बेटा इसमें आपने एसिडिक बफर डाला है, जो भी ये सॉल्यूशन होगा बेटा, उसके साथ साथ बेटा आपने यहां पर ये भी रखा होगा ना C1, और बेटा आपने इसमें डाल दिया होगा CH3 COO NaC2। लेट मी फर्स्ट सी इफ दैट बिकम्स विजिबल, यस दैट इज एब्सोल्युटली विजिबल, ठीक है। ये भी आपने डाला होगा, ये भी इसमें आपने डाल के रखा होगा, ठीक है। अब बाहर से बेटा क्या आ रहा है, बाहर से आपके पास एसिड आ रहा है, किसी ने गलती से उसमें एसिड डाल दिया या क्या कर दिया, वी डोंट रियली केयर अबाउट, बट राइट नाउ व्हाट आई एम रियली इंटरेस्टेड इन इज के बाहर से किसी ने कुछ डाल दिया। लेट अस सपोज व्हेन एसिड इज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है बेटा, लेट द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज, मान लीजिए बेटा डेल्टा C मोलर। बाहर से जो हमने बेटा एसिड डाला ना, तो वो कौन सा है, डेल्टा C मोलर उसकी कंसंट्रेशन है। तो बेटा जैसे ही बफर को पता लगेगा कि बाहर से क्या आ गया है, एसिड आ गया है, बेटा ये यहां पर कुछ काम करेगा। क्या मतलब, देखो बेटा मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर हमारे पास बेटा क्या क्या होगा, देखो जो ये CH3COO Na है ना, ये किस फॉर्म में होगा बेटा, ये होगा CH3COO Na+। बेटा इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, आई एम श्योर कि आपने बोला होगा C2। और बेटा हमारे पास कौन सा है, और बेटा हमारे पास CH3COOH है, बेटा ये हमारे पास कौन होगा, C2, ठीक है। अब बेटा जी जरा आपको सोचना है, यू हैव टू गेट दिस थिंग इनटू योर माइंड कि अब ये वाला कंपोनेंट हमारे काम का है और ये वाला कंपोनेंट हमारे काम का है। क्लियर।
अब बेटा जरा सोच समझ के देखो, जैसे ही बेटा बाहर से आपने H पॉजिटिव इसमें डाल दिया, HCl का मतलब या स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब, जब आपने बाहर से HCl वगैरह डाल दिया इसमें, तो क्या होगा बेटा, इसका कौन सा वाला पार्ट एक्टिवेट हो जाएगा बेटा, ये वाला पार्ट एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, या पहले मैं अगर आपको बताऊं डायरेक्टली, अगर आप पहले pH लिखोगे ना, वो किसके बराबर होगा, pKa प्लस लॉग ऑफ साल्ट बाय एसिड यानी कि आयन बाय दिस, तो बेटा ये होगा C2 डिवाइडेड बाय बेटा डिवाइडेड बाय बेटा C1 होगा। ये होगा स्टार्ट में, जब बाहर से अभी एसिड नहीं आया है। जब बाहर से बेटा एसिड आएगा तो कौन रिएक्ट करेगा, ये वाला आयन। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, हियर एसिटेट आयन, हियर एसिटेट आयन फ्रॉम द साल्ट CH3COONA will act or get consumed। क्यों बेटा, जरा याद कीजिए थोड़ा बहुत, अगर H पॉजिटिव सोल्यूशन में गिर गया और आप चाहते हो कि इसको क्या नहीं होना चाहिए, ये pH नहीं चेंज करना चाहिए, तो बेटा आपको क्या इंश्योर करना होता है कि ये आयन खुला नहीं घूमना चाहिए। देखिए बेटा उससे क्या होगा, कैसे, एसिटेट बेटा आयन सामने आ गया, कहां से बेटा ये सामने आया, साल्ट से। साल्ट ने कितना एसिटेट आयन दिया था, C2। बेटा मान लीजिए आपने इसमें HCl डाल दिया, HCl की कंसंट्रेशन बेटा जी डेल्टा C, जरा बोलो बेटा क्या होगा, ये CH3CO माइनस H पॉजिटिव को गेन करके बेटा क्या बनाएगा, CH3COH। बाकी क्या है इसके साथ, Na किसके साथ मिलेगा, Cl के साथ। होना या ना होना एक ही बात है। ठीक है बेटा, क्या बेटा ये CH3COOH आपके पास पहले से ही कुछ मौजूद है, यस। ये बेटा मैं बात कर रहा हूं T इज इक्वल टू 0 पर। आप मुझसे कह सकते हो सर जब T इज इक्वल टू 0 था ये तो प्रोड्यूस नहीं हुआ ना। बेटा मैं उस CH3COH की बात नहीं कर रहा हूं जो प्रोड्यूस हुआ है, रादर आई एम टॉकिंग अबाउट इज देयर एनी CH3COH इनिशियली प्रेजेंट इन द मिक्सचर, यस। वो कहां से आया है बेटा, एसिडिक बफर से, उसकी कंसंट्रेशन C1। अब बेटा देखो क्या करना है, फॉर, अब मैं पहले से ही जगह छोड़ के रखता हूं, फॉर द बफर टू रेजिस्ट द चेंज इन pH, फॉर द बफर टू रेजिस्ट द चेंज इन pH, क्या कहेंगे बेटा, HCl हैज टू बी लिमिटिंग एजेंट। ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर आप चाहते हो कि HCl pH नहीं चेंज करना चाहिए, बेटा HCl किस आयन की वजह से मुसीबत क्रिएट कर रहा है, H पॉजिटिव, तो बेटा जरा सोच समझ के देखो, HCl खत्म होना चाहिए, बफर खत्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर HCl खत्म हो गया और बफर रहा, मतलब बेटा आपने सारा H पॉजिटिव जो अलावा गिर गया था आउटसाइड से, उस सारे को खत्म कर दिया है, उसका इफेक्ट खत्म कर दिया है, मतलब बेटा बफर ने अपना काम बखूबी निभाया है। द बफर हैज एक्टेड इन अ गुड वे टू प्रिवेंट एनी चेंज इन द pH। मतलब बेटा फॉर द बफर टू रेजिस्ट द चेंज इन pH, HCl हैज टू बी लिमिटिंग। जरा बेटा इसके नीचे मुझे कुछ लिखवाओ, बेटा इसके नीचे बनेगा C2 माइनस डेल्टा C, बेटा इसके नीचे 0, बेटा जी इसके नीचे C1 प्लस डेल्टा C। जरा बेटा सॉल्यूशन में क्या बचा, एक बचा वीक एसिड और बेटा एक बचा उसी का साल्ट। अभी भी ये क्या है, बफर। लेकिन बेटा अब नाउ द pH is given according to modified Henderson's equation, अब बेटा pH दिया जाएगा मॉडिफाइड हेंडरसन्स। क्या मॉडिफाइड सर, बेटा मॉडिफाइड का मतलब पहले थी ना ये, बेटा अब नहीं ये होगी, अब pH बेटा बराबर होगा pKa, बिकॉज बेटा ये तो चेंज नहीं होगा, प्लस लॉग ऑफ साल्ट की कंसंट्रेशन, बेटा पहले था साल्ट C2, अब नहीं है C2, बेटा अब है C2 माइनस डेल्टा C, डिवाइडेड बाय, बेटा पहले था C1, बेटा अब नहीं है C1, बेटा अब है C1 प्लस डेल्टा C। क्या बेटा ये हेंडरसन्स की इक्वेशन नहीं है, यस दिस इज हेंडरसन्स इक्वेशन। लेकिन जो आप देखोगे जो मॉडिफिकेशन हुई है वो मैं किस हिसाब से कह रहा हूं कि साल्ट की कंसंट्रेशन बेटा अब C2 नहीं और एसिड की कंसंट्रेशन अब C1 नहीं। बेटा जरा सोच के देखो, जब आपने एसिड डाला बाहर से, तो नया क्या बन गया, वीक एसिड नया बना,
साल्ट थोड़ा कम हुआ, मतलब बेटा जरूर ऊपर वाले साइड से सब्ट्रैक्ट होना चाहिए और नीचे वाले साइड से ऐड होना चाहिए। बेटा अब यहां पर आप कह सकते हो क्या सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, मतलब मान लीजिए HCl बचा रहा, यही खत्म हो जाएगा। बेटा फिर वो केसेस आप फिर से बना बना कर देख सकते हो, बचेगा HCl, बचेगा CH3COH, देन इट इज अ केस ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड। सर अगर ये दोनों ही खत्म हो गए देन इट इज अ केस ऑफ वीक एसिड, सॉल्व अकॉर्डिंगली, जो हम पीछे कर चुके हैं। Is it clear? So this is how the acidic buffer works when H positive is added from outside. बेटा what will happen if OH minus is added from outside? बेटा वही हम अब करेंगे, ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है। What happens when OH minus is added? बेटा I am pretty much sure कि आप अब खुद करने की सोचोगे कि सर अगर बाहर से हम OH minus ऐड करेंगे तब क्या होगा। देखिए बेटा अब दूसरी सिचुएशन क्या है बेटा, when OH minus or I can say strong base is added from outside। अब हम बेटा आउटसाइड से क्या ऐड कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे हैं आउटसाइड से। जरा बेटा सोच समझ के देखिए, लेट NaOH whose concentration is delta B molar is added। बेटा ये डेल्टा बी एम नहीं है, ये मोलैरिटी है बेटा। उस बेस की कंसंट्रेशन कितनी है, डेल्टा बी इज एडेड। जरा बेटा सोचिए, बफर को पता लगा अरे भाई बाहर से बेस आ रही है, तो क्या ये एसीटेट आयन उसके सामने आएगा? नहीं। क्यों नहीं आएगा बेटा? NaOH में Na का होना या ना होना एक ही बात है बेटा। यहां पर क्या बचा, OH माइनस। क्या ये एसीटेट आयन OH माइनस को अपने पास आने देगा? नहीं बेटा, ये भी नेगेटिवली चार्ज है और ये भी नेगेटिवली चार्ज है, तो कौन सामने आएगा? यस, द करेक्ट आंसर इज एसिड सामने आ जाएगा। देन एसिडिक कंपोनेंट ऑफ द एसिडिक बफर कम्स इनटू प्ले। ठीक है, कम्स इनटू एक्शन बोलो या इनटू प्ले बोलो, जो मर्जी है बेटा। ठीक है, वो काम में आ जाता है। कैसे काम में आ जाता है बेटा? देख लीजिए, CH3COOH, बेटा ये किसके सामने आएगा? NaOH के सामने। बेटा क्या बनेगा यहां से? क्या इन दोनों में कोई चीज कॉमन है? नहीं, तो रिएक्शन करवानी पड़ेगी। बेटा जी यहां पर बनेगा CH3COONA प्लस H2O। जरा बेटा इसकी मुसीबत वाली पार्ट कौन सा था? इसका मुसीबत वाला पार्ट OH माइनस था। जरा बताओ बेटा वो OH माइनस कहां गया? यस, दैट OH माइनस हैज गॉन इनटू वाटर। और बेटा हम जानते हैं वाटर टूटता ही नहीं है जब वाटर डिसोशिएट ही ज्यादा नहीं होता है। जाहिर सी बात है बेटा, पहले जो OH माइनस खुला घूम रहा था बेटा हमने उसको बंद कर दिया, या इन अदर वर्ड जो मैं आपको बोल चुका हूं, वो जो इसेंस है किसका? बफर का, वो ये है कि आप H पॉजिटिव को उस चीज में कन्वर्ट कर दो जो टूटे ही नहीं, मतलब वीक में कन्वर्ट कर दो। बेटा पहले ये OH माइनस किस में था? स्ट्रॉन्ग में। आपने किस में इसको कन्वर्ट कर दिया? वीक में। जाहिर सी बात है बेटा OH माइनस अब pH को चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब बेटा बताइए यहां पर T इज इक्वल टू 0, ये कितना है बेटा? पहले से ही कितना मौजूद है? C1। बेटा ये कितना आपने डाला? डेल्टा बी। जरा बेटा क्या ये पहले से मौजूद है? यस, दिस इज मौजूद पहले से ही, दैट इज C2। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे थोड़ी देर के बाद, जब टाइम T इज इक्वल टू T आएगा, फॉर द प्योर बफर एक्शन, फॉर द बफर एक्शन to take place, that is pH should not change, तो क्या होना चाहिए बेटा? NaOH has to be limiting reagent। बताइए बेटा यहां पर कितना बचेगा? C1 माइनस डेल्टा बी। बेटा यहां पर 0, बेटा यहां पर C2 प्लस डेल्टा बी। जरा बेटा सॉल्यूशन में क्या क्या बचा? सॉल्यूशन में बचा वीक एसिड और इसी का साल्ट। अभी भी है ना ये एसिडिक बफर, और बेटा अगर ये अभी भी एसिडिक बफर है आप अभी भी लगा सकते हो हेंडरसन्स इक्वेशन। तो देयरफॉर जो नया pH बेटा आएगा, pH is given by मॉडिफाइड हेंडरसन्स इक्वेशन। तो बेटा मैं आपको बता चुका हूं मॉडिफाइड का मतलब क्या है। मॉडिफाइड हेंडरसन्स इक्वेशन क्या है बेटा? वो, एंड दैट इज, और बेटा क्या है वो मॉडिफाइड हेंडरसन्स इक्वेशन?
pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ, बेटा ऊपर है साल्ट, अब साल्ट क्या है बेटा C2 प्लस डेल्टा बी, और बेटा एसिड क्या है C1 माइनस डेल्टा बी। ये है बेटा हमारे पास नई कंडीशन। इज दिस क्लियर एवरीवन? इज दिस क्लियर? दिस शुड बी क्लियर इन योर माइंड। बेटा अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट आया ना तो प्लीज पूछा करो, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, बेटा आप क्या कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो, ठीक है। बट आई रियली फाइंड इट वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाई यू पीपल आर नॉट रिप्लाइंग। आप क्यों नहीं रिप्लाई करते, आप क्यों नहीं कोई डाउट पूछते? क्या ये सब क्लियर हो जाता है? आई होप हो रहा हो सारा क्लियर, तो आपको पूछने की भी बेटा फिर जरूरत नहीं है। बट इट्स जस्ट है recommendation from my side that if ever you feel कि कहीं पर difficulty है, please do ask, I will try my level best to clear doubts, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर बेटा देखो, ऊपर है C2 डेल्टा B, नीचे है C1 माइनस डेल्टा B। इससे पहली वाली सिचुएशन में ऊपर था माइनस, नीचे था प्लस। दिस इज हाउ बफर वर्क्स एंड दिस इज ऑल अबाउट एसिडिक बफर, ठीक है बेटा। अब यहां से भी वही दो केस, सर अगर ये लिमिटिंग नहीं ये हुआ तब क्या होगा, बेटा अभी करवा चुका हूं, देन इट इज द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। सर अगर ये दोनों के दोनों लिमिटिंग हुए, देन इट इज द केस ऑफ साल्ट हाइड्रोलिसिस, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले करवा चुका हूं। आई होप बेटा ये क्लियर हो गया होगा, ठीक। दूसरा तरीका बेटा यहां पर भी आपको क्या करना है जो मैं आपको बोल चुका हूं, बेस्ट बफर भी कंडीशन बता चुका हूं कि साल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन बराबर, तो वो पीकेए बफर रेंज भी बेटा वो भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। चलिए बेटा अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं एंड लेट अस सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन वंस वी स्टार्ट सॉल्विंग दोज न्यूमेरिकल्स, ठीक है। आखिर इसकी न्यूमेरिकल कैसे की जाती है। आई होप बेटा दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। Let me just check. हाँ, let me just write that numerical बेटा, वो न्यूमेरिकल यहां पर लिखी हुई है। हाँ बेटा यहां पर बेटा न्यूमेरिकल लिखी गई है, तो न्यूमेरिकल इज कह रहा है बेटा 12 ग्राम्स ऑफ CH3COOH, 12 ग्राम्स ऑफ CH3COOH, ठीक है, एंड 16.4 ग्राम्स ऑफ and 16.4 grams of क्या है CH3COONA, CH3COONA are dissolved in 1 liter of water, are dissolved in 1 liter of water। हमने इसको 1 लीटर पानी में डिसॉल्व कर दिया। बेटा क्वेश्चन कह रहा है Ka, बेटा आपको दिया गया है गिवन Ka is equal to 10 raised power minus 5। ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये Ka किसका है, एसिटिक एसिड का। कैलकुलेट pH of resulting solution, कैलकुलेट pH of resulting solution, ठीक है। और बेटा दूसरा दिया गया है, हमें दूसरा भी निकालना है। also calculate बेटा पहला पार्ट क्या कह रहा है, the change in pH, also calculate the change in pH when क्या है 3.65 grams of HCl are added, 3.65 grams of HCl are added, ठीक है बेटा। इसी के साथ साथ बेटा फिर कह रहा है सेकेंड पार्ट, change in pH when 7.3 grams of HCl are added, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट भी बेटा कह रहा है क्या 4 ग्राम्स ऑफ, फिर से ये बेटा करना है, चेंज इन pH व्हेन 4 ग्राम्स ऑफ NaOH आर एडेड। अब बेटा ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इसको समझ लो, ठीक है। चलिए बेटा ये केस हमें करने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि आखिर चल क्या रहा है, ठीक है। चलिए बेटा लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बेटा हम क्या काम करेंगे, हम देखेंगे कि आखिर हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है इन व्हाट वे आर वी गिवन, और क्या दिया गया है। देखो बेटा हमें दिया गया है एसिड और दिया गया है उसी का साल्ट, तो बेटा कंफर्म है कि ये एसिडिक बफर है, ठीक है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है आर डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर, तो 1 लीटर डिसॉल्व करने का मतलब बेटा क्या हुआ कि आपके पास जो इसके मोल्स हैं वही इसकी कंसंट्रेशन है,
और इसके जो मोल्स हैं वही इसकी कंसंट्रेशन। लेकिन चूंकि ये एक एसिडिक बफर है, आप मोल्स के साथ भी डील करोगे, इट विल बी स्टिल द सेम एज दैट व्हेन यू डील विद कंसंट्रेशन। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप मोल्स को डिवाइड कर लो किसके साथ, 1 लीटर के साथ, बिकॉज बेटा वो आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो वी विल फर्स्ट से इट इज अ केस ऑफ एसिडिक बफर। इट इज अ केस ऑफ एसिडिक बफर। हाँ बेटा, अगर ये एसिडिक बफर का केस है तो फिर आपको अगर हेंडरसन्स इक्वेशन लगानी है, आपको क्या चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ एसिड चाहिए। ठीक है बेटा, अब मैंने आपको दिखाए 3 केसेस जहां पर आपको कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट और एसिड या तो अलग अलग तरीके इनडायरेक्ट वे में निकालना होगा या डायरेक्ट। जरा बेटा ये कौन सा केस दिया गया है, डायरेक्ट वाला केस, मतलब बेटा आपकी किस्मत खुल गई, वहीं से दिया है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और साल्ट। तो बेटा मैं कहूंगा देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ बेटा CH3COOH कितना है बेटा जी, वो उसके वेट बेटा वो हो गया 12, उसका मॉलिक्यूलर मास दैट इज 60 बेटा, मतलब ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय 5 होल डिवाइड बाय, चलिए मैं अब आपके लिए लिख रहा हूं एक बार, 1 लीटर तो बेटा वो बनेगा 1.5 मोलर। सो कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH इज 0.2 मोलर। ठीक है, 1/5 का मतलब 0.2 मोलर। जरा बेटा मुझे बताइए व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ CH3COONA, दिस इज, इसके मोल्स कितने हैं बेटा, दैट इज 16.4 डिवाइडेड बाय बेटा CH3COO 59 बेटा, Na 59 प्लस 23 बेटा, इफ यू डू 59 प्लस 23 तो बेटा 9 3 12 5 2 7 बेटा ये 82 बन जाएगा। तो आप 164 के नीचे क्या लिखोगे बेटा, 82। नाउ 164 by 82 डिवाइड बेटा करोगे 1 के साथ, बिकॉज ये ऊपर वाली मोल्स है नीचे वॉल्यूम है। 164 by 82 बेटा, ऊपर है 164 नीचे है 82, 82 1 जा 82 2 जा बेटा, दिस इज 2 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 0.2 मोलर। ठीक है, तो बेटा कुछ समझ में आ रहा है क्या है? यस, यू आर हैविंग द केस ऑफ बेस्ट बफर। क्यों बेटा, concentration of acetic acid 0.2, concentration of sodium acetate 0.2 बेटा, concentration of acetic acid 100% 0.2 है बेटा वो भी, तो जाहिर सी बात है बेटा आपके पास है क्या, you are having best buffer। और बेटा क्या कहेंगे, hence pH is equal to बेटा किसके बराबर है, pKa। अब मैं एक बार के लिए लिख रहा हूं लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन, साल्ट नहीं बेटा, लेकिन यहां पर जो साल्ट होगा वही आयन की कंसंट्रेशन होगी, वो बनेगा 0.2, नीचे भी बनेगा 0.2। इसका मतलब बेटा जी pH इनिशियल जो है वो pKa के बराबर है, Ka कितना है 10⁻⁵, तो pKa 5। सो बेटा इनिशियल pH इसका कितना है, दैट इज 5। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बेटा हमसे क्वेश्चन आगे कह रहा है ऑल्सो कैलकुलेट, आप और निकालिए। क्या निकालना है, आप निकालो पीएच में क्या चेंज आएगा अगर हमने इसमें 3.65 ग्राम्स HCl डाल दिया। मतलब बेटा अब ये बफर एक्शन पर सवाल है। याद कीजिए बेटा, जब आप एसिड डालते हो तो कौन सा पार्ट काम में आता है, साल्ट काम में आता है। तो बेटा हम पहला केस कौन सा लेंगे, व्हेन 3.65 ग्राम्स ऑफ HCl आर एडेड। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले कौन सामने आएगा, सामने आएगा बेटा हमारा ये वाला बंदा CH3CONA। बेटा ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, HCl के साथ, क्या बना देगा CH3COOH, और बेटा क्या दे देगा NaCl। बोलिए बेटा CH3CONA कितना था पहले में 0.2, बेटा हमने HCl कितना डाल दिया है 3.65। डू यू नो व्हाट इज 3.65? 3.65 का मतलब कितने मोल्स, 3.65 इसका मॉलिक्यूलर मास 36.5, 3.65 डिवाइड बाय 1/10, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, मतलब बेटा इसकी कंसंट्रेशन ही है 0.1। क्या बेटा स्टार्ट में ये कुछ मौजूद है, यस बेटा ये मौजूद है 0.2। देयरफॉर बेटा कौन खत्म होगा हियर, क्या कहेंगे, फिर से मैंने वही किया बेटा गलती, सॉरी। तो यहां पर हियर HCl इज लिमिटिंग रिएजेंट। बेटा अगर HCl लिमिटिंग रिएजेंट है, हेंस देखिए बेटा आगे क्या लिखूंगा, इट्स स्टिल एन एसिडिक बफर, हेंस इट इज स्टिल एन एसिडिक बफर। ये अभी भी बेटा क्या है, एसिडिक बफर है। बेटा अगर ये एसिडिक बफर है तो ये सारा खत्म। बोलिए बेटा यहां पर कितना होगा, यहां पर होगा 0.2 माइनस 0.1, बेटा यहां पर क्या होगा 0.2 प्लस 0.1। व्हाट इज 0.2 माइनस 1, बेटा दैट इज 0.1। व्हाट इज दिस 0.3। तो बेटा बताइए नया pH न्यू किसके बराबर बेटा, दैट विल बी अगेन इक्वल टू pKa
log of concentration of salt, बेटा concentration of salt यानी कि concentration of iron that is 0.1 divided by 0.3, this is log of 1/3. बेटा log of 1/3 का मतलब होता है 3 raised power -1, माइनस को सामने ले आओगे बेटा this will become pKa कितना है बेटा 5 minus log of 3, 5 minus log of 3. बेटा अगर आप 5 minus log of 3 करोगे बेटा pH new that is 5 minus log 3, बेटा दिमाग लीजिए log 3 0.48, बेटा ये बनेगा 5 minus 0.48, बेटा बताओ कितना होगा, दिस विल बी 4.52. Therefore बेटा बताइए मुझे व्हाट इज द चेंज इन pH. पहले pH कितना था बेटा 5, बना कितना 4.52. व्हाट इज द चेंज, चेंज इज बेटा 0.48. ठीक है, और देखो बेटा बफर ने कितना pH को चेंज होने दिया, बहुत कम मामूली चेंज होने दिया 0.48. बेटा ये तो आपको लगता है मैथमेटिक्स से कि इसकी pH कितने से चेंज हो गया 0.48 से, हालांकि यू माइट बी रिमेम्बरिंग मैंने आपको बोला भी है कि बफर टोटली pH को चेंज नहीं होने देता है. आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 0.48 करीबन करीबन 0.5 का चेंज आया, तो बेटा ये दिखता है आपको, दिस इज व्हाट यू गेट एक्सपेरिमेंटली नहीं मैथमेटिकली. लेकिन अगर आप रियलिटी देखोगे ना बेटा ये इससे भी क्या होता है, बहुत 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 कम होता है. ठीक है, मैथमेटिकली हम कहेंगे कि इसमें चेंज कितने का आएगा 0.48 का आएगा. ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट बेटा जी हमसे आप ख्याल रखिएगा बेटा 0.48 आ गया. अब बेटा नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, फिर से चेंज इन pH निकालो, लेकिन बेटा अब 7.3 ग्राम डाले हैं किसके, HCl के. तो बेटा और आसान केस है, अगर अभी भी बेटा HCl ही डाला है तो बेटा कौन काम में आएगा, साल्ट ही काम में आएगा. लेकिन अब बेटा यहां पर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो जाएगी. ठीक है, ठीक है बेटा, क्या मॉडिफिकेशन, अब सॉरी क्या मॉडिफिकेशन सर, क्या बेटा इस 0.2, अच्छा तो अब ये रबी हो गया है, क्या इस 0.2 में कोई फर्क आएगा, नहीं बेटा ये पहले भी 0.2 था अब भी 0.2 है, लेकिन HCl में बेटा फर्क आ जाएगा. अब हमने बेटा HCl डाला है 7.3, कितना डाला है 7.3. तो बेटा देखो इसके कितने मोल्स हैं, यू विल फाइंड दिस एज 7.3 डिवाइड बाय 36.5. तो बेटा ये बन गया 73/10, 36.5 1 जा 36.5 2 जा, मतलब बेटा ये बन गया 2/10. और बेटा अगर ये बन गया 2/10 मतलब बेटा ये भी 0.2 है, क्योंकि बेटा वॉल्यूम तो 1 लीटर ही है, जाहिर सी बात है बेटा इसकी कंसंट्रेशन भी यही. कुछ आया बेटा समझ में, यस. अब बेटा ये दोनों के दोनों लिमिटिंग रेजेंट्स हैं, हियर बोथ आर लिमिटिंग रेजेंट्स, हेंस इट इज अ केस ऑफ, हाय 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 बेटा फिर से वही गलती कर दी, पता नहीं आज मैं ये गलती क्यों कर रहा हूं. तो बेटा क्या यहां पर क्या कहेंगे, हियर बोथ आर लिमिटिंग रेजेंट्स, both are limiting reagents, hence the solution contains, बोलिए बेटा, the solution contains only weak acid. बेटा क्या है सॉल्यूशन में, सिर्फ वीक एसिड, मतलब बेटा ये भी 0, बेटा मतलब ये भी 0, ये कितना बेटा फिर पहले 0.2 सॉरी पहले से ही ये 0.2 था, आपने और 0.2 ऐड किया, मतलब बेटा जी ये बन गया 0.4. इज दिस क्लियर. अब बेटा वीक एसिड बन गया, वो 4 केसेस बेटा फिर से डिस्कस करने पड़ेंगे. पहला केस बेटा इज इफ C इज ग्रेटर देन 10 रेज़ पावर -6 मोलर. क्या बेटा इस वीक एसिड का 0.4 10 रेज़ पावर -6 से ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है ज्यादा है. एंड बेटा Ka इंटू C, क्या वो ग्रेटर देन 10 रेज़ पावर -12 है. बेटा जरा देखो C कितना है, 4 इंटू 10 रेज़ पावर -1. बेटा Ka कितना है 10 रेज़ पावर -5, ये बन गया 4 इंटू 10 रेज़ पावर -6. इज 4 इंटू 10 रेज़ पावर -6 ग्रेटर देन 10 रेज़ पावर -12, यस बेटा, मतलब ये दोनों कंडीशंस ठीक हैं. हेंस वी नेग्लेक्ट ऑल H पॉजिटिव फ्रॉम वाटर. तो बेटा पानी से सारा H पॉजिटिव आपको नेग्लेक्ट करना है. और क्या चेक करना है बेटा जी, और आपको चेक करना है Ka/C. क्या Ka/C 10 रेज़ पावर -3 से छोटा है, बेटा Ka 10 रेज़ पावर -5, बेटा C कहां गया 0.2. तो बेटा आप देखो 10 रेज़ पावर -5 डिवाइडेड बाय 0.2, बेटा क्या 0.2 का मतलब 2/10, 10 बेटा ऊपर आ गया होगा, आप देखोगे ये बनेगा 5 इंटू 10 रेज़ पावर -5. चेक करो बेटा 5 इंटू 10 रेज़ पावर -5, बिकॉज ये बनेगा ना 2/10, 10 को बेटा ऊपर 2 1 जा 2 5 जा, तो 5 इंटू 10 रेज़ पावर इज 5 इंटू 10 रेज़ पावर -5 लेस देन 10 रेज़ पावर -3. यस बेटा यहां पर भी ट्रू है. तो क्या लिखोगे अगली लाइन, हेंस
अल्फा इज निग्लेक्टेड इन डिनोमिनेटर। और बेटा याद है ना कौन सा डिनोमिनेटर, ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ के डिनोमिनेटर में आप अल्फा को निग्लेक्ट कर सकते हो। देयरफॉर अल्फा किसके बराबर है बेटा जी, इट इज इक्वल टू रूट ऑफ के ए बाई सी। बेटा रूट ऑफ व्हाट इज के ए बाई सी, 5 इंटू 10⁻⁻5 है कि नहीं बेटा। अब सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, वी विल राइट दिस एज, कैन यू सॉल्व इट, यस बेटा यू कैन राइट दिस एज रूट ऑफ 50 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि बेटा मैंने 50 इंटू 10⁻⁻6 लिख दिया इसको, रूट 50 तो वही रहेगा बेटा, 10⁻⁻6 कैसे बाहर आएगा, 10⁻⁻3। सो दिस इज व्हाट अल्फा, दिस इज अल्फा। बेटा हमको क्या चाहिए, पीएच। अच्छा मे बी यहां पर मत, अब मैंने जगह भी कंज्यूम कर ली। बेटा हमें क्या चाहिए और, इसको बेटा याद रखिएगा, अगला 4 ग्राम्स NaOH है, ठीक है। ठीक है, और इनिशियल पीएच बेटा 5 था। चलिए बेटा अगर हम देखेंगे अब अल्फा कितना आया बेटा, 50 इंटू 10⁻⁻3। बेटा व्हाट इज H पॉजिटिव, किसी भी आयन की कंसंट्रेशन बेटा C अल्फा। ठीक है बेटा जरा सोचो C कितना आया, एसिड की कंसंट्रेशन बेटा 0.4। बेटा मतलब आप लिखोगे इसको 4 इंटू 10⁻⁻1। अल्फा बेटा आप निकाल चुके हो रूट ऑफ 50 इंटू 10⁻⁻3। बेटा यही बनेगा आपके पास 4 रूट 50, ठीक है, इंटू 10⁻⁻4। बेटा ये किसकी कंसंट्रेशन आ गई, H पॉजिटिव की। क्या बेटा अगर आपको H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आई, कांट यू फाइंड पीएच, यस ऑब्वियसली यू कैन फाइंड पीएच। बेटा माइनस लॉग दोनों साइड से ले लो, आप जरा बोलो मुझे कितने बराबर आएगा पीएच। पीएच विल बी सिंपली बेटा 4 सामने माइनस लॉग ऑफ, बेटा किसका लॉग, 4 रूट 50 का लॉग, ठीक है। 4 तो बेटा यहीं पर हो गया, लॉग m इंटू n है बेटा, इसको पूरा सॉल्व करेंगे बेटा, लॉग ऑफ 4 प्लस 1/2 लॉग ऑफ 50। बेटा आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। बेटा 4 तो यहीं पर रहेगा, लॉग 4 बेटा 0.6, ठीक है बेटा 1/2 तो बेटा यहीं पर छोड़ दो। लॉग 50 बेटा कैन आई राइट इट एज लॉग ऑफ 5 इंटू 10, बिल्कुल बेटा अंदर में लिखूंगा लॉग ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ 10, क्लियर है। तो बेटा क्या बनेगा 4 माइनस 0.6, ठीक है, प्लस, लेकिन प्लस के साथ साथ बेटा वो भी माइनस बन जाएगा, हाफ ऑफ व्हाट इज लॉग ऑफ 5 0.7, लॉग 10 1, तो बेटा अंदर क्या है 1.7। सो दिस इज 4 माइनस 0.6 माइनस बेटा 1.7 को आधा करोगे वो बन जाएगा बेटा जी 0.85, क्या बन जाएगा 0.85। बेटा अगर इसको सॉल्व करोगे 4 माइनस व्हाट इज दिस 5 तो यहीं पर रहेगा, 8 6 बेटा 14 हो गया, 1 कैरी, दिस इज 1.45, 4 माइनस 1.45 बेटा दिस बिकम्स 2.55। ये है बेटा नया पीएच। ठीक है, नया पीएच कितना है बेटा 2.55। तो बेटा व्हाट इज द चेंज इन पीएच, बेटा अगर आप नया पीएच निकालोगे दैट विल बी इक्वल, पहले पीएच कितना था बेटा 5 में से आप बेटा सब्ट्रैक्ट कर लो 2.55, इफ यू जस्ट सब्ट्रैक्ट इट बेटा द आंसर विल बी 2.45, द आंसर विल बी 2.45, मतलब बेटा पीएच में चेंज कितने का आएगा 2.45 का। अब बेटा मुझे एक चीज बताओ, इससे पहले जब आपने पहला वाला केस सॉल्व किया था तो उसमें हमने देखा कि पीएच चेंज हो गया बेटा कितने से, सिर्फ 0.48 से, लेकिन बेटा इस केस में हमने देखा पीएच चेंज हो गया 2.45 से। कैन एनीबडी जस्ट थिंक अबाउट कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, आखिर इतना ज्यादा पीएच में चेंज क्यों आया। अगर आपको बेटा पता चला है तो डू शेयर योर कमेंट्स कि आपको कैसे पता चलेगा कि पता नहीं, आप कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे व्हाई हैज द पीएच चेंज्ड सो शार्पली, क्लियर। तो बेटा यहां पर आपको ये ध्यान में रखना होगा, ठीक। आई होप बेटा ये समझ में आ गया होगा, क्लियर बेटा, यहां से तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो बेटा ये हमारे पास इतना आ गया। नो अब बेटा हमारे पास एक और केस है जिसमें हमने क्या ऐड किया है बेटा, हमने 4 ग्राम्स ऑफ NaOH ऐड किया है, ठीक है। अभी तक जो 2 केसेस किए हैं बेटा इसमें हमने एसिड ऐड किया है, बट अब जो हम केस करेंगे उसमें हम क्या ऐड करेंगे बेटा, उसमें हम 4 ग्राम्स ऑफ बेस ऐड करेंगे। और बेटा हम जानते हैं जब बेस बेटा ऐड होती है तो कौन सी चीज काम में आती है बेटा, एसिड काम में आ जाता है। तो इसका जो तीसरा पार्ट था बेटा क्या कहेंगे, व्हेन 4 ग्राम्स ऑफ
NaOH are added, when 4 grams of NaOH are added. अगर 4 ग्राम बेटा NaOH के ऐड किए जाएंगे, जरा बेटा सोचिए कौन सामने आएगा? CH3COOH सामने आएगा, किसके? NaOH के। बेटा बन क्या जाएगा? CH3COONA, ठीक है। और बेटा प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा H2O। क्लियर? बेटा इस CH3COOH के नीचे हम कितना लिखेंगे? इस CH3COOH के नीचे हम लिखेंगे जितना पहले था 0.2, ठीक है। इसके नीचे बेटा 4 तो इसका वेट है, मोल्स कितने हैं? 4 डिवाइडेड बाय 40, 4 डिवाइडेड बाय 40 इज 0.1। तो बेटा यहाँ पर लीटर भी चूंकि एक ही है तो ये भी बनेगा 0.1। क्या ये पहले से ही कुछ मौजूद है? यस, ये पहले से ही मौजूद है। कितना है बेटा? 0.2, ठीक है। तो बस बेटा थोड़ी देर के बाद क्या कहेंगे? विच इज लिमिटिंग? हम कहेंगे यहां पर हियर NaOH इज ए लिमिटिंग रिएजेंट। हियर NaOH इज ए लिमिटिंग रिएजेंट। बेटा अगर NaOH एक लिमिटिंग रिएजेंट है मतलब बेटा जी ये सारा खत्म। इट इज अ केस ऑफ, इट इज अ केस ऑफ, बेटा किसका केस है? इट इज अ केस ऑफ अभी भी एसिडिक बफर। बिकॉज बेटा बचा क्या क्या? एक बचा वीक एसिड और उसका साल्ट। मतलब अब बेटा ये कितना बचेगा? मैं फिर से वही गलती कर गया, बट आप खुद देख लेना। दिस विल बिकम 0.1 ही सिर्फ। क्यों? 0.2 में से 0.1 सब्ट्रैक्ट करोगे 0.1, और बेटा यहां पर कितना होगा? 0.3 होगा कि नहीं? तो देयरफॉर बेटा हम क्या कहेंगे? pH अभी भी कहां से आएगा? हेंडरसन्स इक्वेशन से, दैट इज pKa प्लस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ बेटा साल्ट यानी कि आयन, दैट इज 0.3, ठीक है बेटा। और यहां पर बेटा 0.1, दिस विल बिकम बेटा ये 5 है और log 3 दैट इज 0.48। बेटा ये pH कितना बनेगा? 5.48। बेटा देयरफॉर व्हाट इज डेल्टा pH? pH में चेंज कितना आया है? फाइनल कितना है बेटा? 5.48। इनिशियल बेटा जी 5, तो बेटा आप देखोगे 0.48। लेकिन बेटा एक चीज मैं बताना भूल गया आपको। इससे पहले जब मैंने बेटा ये किया था ना एसिड का केस, जब मैंने सॉल्व किया था उस वक्त जो फाइनल pH आया था दैट वाज 2.55। मतलब इनिशियल के मुकाबले में pH डिक्रीज हो गया था। होना भी चाहिए बेटा, बिकॉज सोल्यूशन क्या बन गया था? एसिडिक। तो वहां पर जो मैंने डिफरेंस निकाली ना 2.45, असल में बेटा वो माइनस होगा। माइनस इंडिकेट करेगा कि pH क्या हो गया है? गिर गया है। बेटा यहां पर pH क्या होगा? पॉजिटिव। बिकॉज बेटा जब आपने उसमें बेस डाला तो बेस क्या करेगा? बेटा बेस थोड़ा H पॉजिटिव को कंज्यूम करेगा। जब वो थोड़ा H पॉजिटिव को कंज्यूम करेगा डेफिनेटली बेटा pH इंक्रीज होगा, लेकिन उतना भी इंक्रीज नहीं होगा बिकॉज बेटा द सॉल्यूशन इज स्टिल एसिडिक बफर। क्वेश्चन तब बनेगा बेटा जब आप NaOH को 0.2 मोलर करोगे, यानी कि जब आप इसके 8 ग्राम्स, लेट मी जस्ट मेक इट लाइक दिस। फोर्थ पार्ट बेटा अगर मैं कहूंगा व्हेन 8 ग्राम्स ऑफ NaOH are added। बेटा ये आपके लिए असाइनमेंट है, जस्ट सॉल्व इट आउट और बेटा आप मुझे इसका आंसर बोलोगे कि तब डेल्टा pH कितना होगा, ठीक है। ये बेटा आपके लिए एक असाइनमेंट बन जाएगा, ठीक। तो बेटा इस हिसाब से आपके पास एग्जाम में क्या आ जाएंगे? सवाल आ जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन ऑन बफर। उसका pH कैसे निकालते हैं और बेटा वो बफर काम कैसे करता है। वी जंप टू बेसिक बफर। क्लियर बेटा ये? बेटा दिस इज क्लियर। नाउ लेट अस जंप टू बेटा अनदर टॉपिक दैट इज बेसिक बफर। बिल्कुल बेटा बिल्कुल जो आपने यहां पर किया है एग्जैक्टली हूबहू वही केसेस, एग्जैक्टली वही तरीके, एग्जैक्टली वही हेंडरसन्स इक्वेशन, एग्जैक्टली वही डब्बा। बेटा याद कीजिएगा वो बॉक्स, मैं फिर से लिखूंगा यहां पर, वही लिखना है, वही अल्फा को नेग्लेक्ट करना है, सब कुछ वही करना है। There is not even a single difference. The only thing that matters here, the only thing that varies here, now you won't be having pH, now you will be having pOH. कैसे बेटा? सबसे पहले बेटा बेसिक बफर, ठीक है। अब हमारे पास सर बेसिक बफर है, ठीक है सर बेसिक बफर भी होगा तो उसका क्या मतलब है? ए कॉम्बिनेशन ऑफ किस किस का बेटा? वीक बेस, a combination of weak base and a salt of this weak base with strong acid, ठीक है। इस वीक बेस का साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। बेटा मैं क्या लिखूंगा यहां पर? कंसिडर, हम किसको लेंगे बेटा? ध्यान दीजिएगा, कंसिडर NH4OH, ठीक है बेटा, एंड NH4Cl।
ये है बेटा हमारे पास एज अ बेसिक बफर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड कैसे बनता है? जब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन HCl के साथ करवाओगे, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ करवाओगे। क्लियर है बेटा ये? अब देखो बेटा, नाउ अगर बेटा आप थोड़ा सा सोचोगे, हमें एग्जाम में क्या दिया गया होगा? इफ कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH is C1 molar, ठीक है, and that of NH4Cl is C2 molar, is C1 molar and C2 molar है ये। ठीक है बेटा, हमें क्या करना है? इसका pOH कैसे निकलता है? तो बेटा हम जानते हैं NH4OH it will get dissociated बेटा किसके साथ? it will get dissociated into NH4 positive प्लस बेटा जी ये क्या आएगा? OH माइनस। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है यू विल से एट टाइम t इज इक्वल टू 0 बेटा ये कितना होगा? C1। क्या बेटा ये भी पहले से मौजूद होगा? यस बेटा ये भी मौजूद होगा। कहां से सर? बिकॉज बेटा आपके पास साल्ट भी तो है ना। साल्ट कैसे ब्रेक होगा बेटा? NH4 पॉजिटिव प्लस Cl माइनस। बेटा अगर ये आपके पास C2 है, इफ दिस इज C2, पहले ये कुछ नहीं होगा, पहले कुछ नहीं, फिर ये गायब बेटा, ये बनेगा C2 और ये भी C2। लेकिन बेटा Cl माइनस का होना या ना होना एक ही बात। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर बेटा ये आपके पास पहले से ही मौजूद होगा C2। ठीक है, ये कुछ नहीं मौजूद होगा बेटा। जब टाइम t इज इक्वल टू t इक्विलिब्रियम आ जाएगा बेटा, ये कितना बनेगा? C1 माइनस C1 अल्फा। बेटा जी ये कितना होगा? C2 प्लस C1 अल्फा, और बेटा ये कितना होगा? C1 अल्फा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है बेटा, अब बेटा यहां पर मुझे बताओ, क्या हमने टेम्परेचर चेंज किया? नहीं किया चेंज। तो बेटा वही चीज Kb किसके बराबर होगा? Kb विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH। बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होगी। बेटा आगे देखिए, जस्ट गिव मिनट। चलिए बेटा लेट्स कम। तो यहां पर हो गया NH4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बेटा दैट इज C2 प्लस C1 अल्फा। बेटा यहां पर C1 अल्फा होल डिवाइडेड बाय, बेटा नीचे क्या आएगा? C1 में कॉमन निकाल लूंगा और यहां पर अल्फा लिख दूंगा। बेटा C1 कैंसल आउट, दिस इज C2 प्लस C1 अल्फा इंटू अल्फा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। ठीक है बेटा, तो मतलब बेटा इधर पर आपको क्या मिला? Kb किसके बराबर? C2 प्लस C1 अल्फा इंटू अल्फा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। बेटा यही है वो बॉक्स जिसकी मैं बात कर रहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, तो आगे हम बेटा क्या लिखेंगे? आगे हम क्या लिखेंगे? ए बेसिक बफर, ए बेसिक बफर is considered only when कब बेटा? only when fairly concentrated conditions are met। जब आप फेयरली कंसंट्रेटेड कंडीशंस को मीट करोगे, दैट इज उसका मतलब बेटा क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ बेस and concentration of salt lies in the range of, कहां से कहां तक बेटा? lies in the range of, कहां से कहां तक? 10 raised power -1 molar to 10 raised power -2। हालांकि मुझे लिखना चाहिए 10 raised power -2 से लेकर 10 raised power -1 मोलर तक। जब तक बेटा वो इस रेंज में आती है कंसंट्रेशन ऑफ बेस और कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, तब तक बेटा आप क्या कर सकते हो? सॉल्यूशन को फेयरली कंसंट्रेटेड मान सकते हो। इन अदर वर्ड्स आप बेसिक बफर की हेंडरसन्स इक्वेशन को इस्तेमाल कर सकते हो। बेटा हम जानते हैं, क्या जानते हैं? ऑल्सो बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है √C को। जितना जितना बेटा कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, अल्फा कम होता चला जाएगा। जब हम फेयरली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं तो अल्फा क्या होगा? बहुत छोटा होगा। निग्लेक्टिंग अल्फा इन दिस इक्वेशन, देयरफॉर बेटा Kb आपको मिल जाएगा कितना? अल्फा को निग्लेक्ट करना है बेटा, मतलब ये भी निग्लेक्ट और बेटा ये भी निग्लेक्ट।
ठीक है, तो बेटा Kb किसके बराबर बनेगा, वो बनेगा C2 अल्फा, जिसका मतलब बेटा अल्फा इज इक्वल टू Kb डिवाइडेड बाय C2। ठीक है बेटा, अल्फा इज इक्वल टू Kb बाय C2। बेटा अगर अल्फा Kb बाय C2 है आपकी इक्वेशन में, बेटा बताइए OH माइनस किसके बराबर है, दैट इज C1 इंटू अल्फा, C1 इंटू अल्फा। बेटा C1 तो ठीक है, अल्फा आप निकाल चुके हो Kb बाई C2। आई एम प्रिटी मच श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने कहा कि सर ये वही है जो एसिडिक बफर में, बस फर्क एक है, यहाँ पर H पॉजिटिव है और यहाँ पर Ka है, बाकी C1 बाई C2 तो वहां पर भी था। बेटा टेकिंग माइनस लॉग टू बोथ साइड्स, मैं यहीं पर लिख रहा हूं टेकिंग माइनस लॉग टू बोथ साइड्स। बेटा आप दोनों साइड से क्या ले लो, माइनस लॉग ले लो। ठीक है, टेकिंग माइनस लॉग टू बोथ साइड्स। बेटा अगर दोनों साइड से आप माइनस लॉग लोगे ये बनेगा माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, बेटा वो किसके बराबर बन जाएगा, दैट विल बी माइनस लॉग ऑफ Kb इंटू C1 बाय C2। ठीक है बेटा, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, बेटा दिस बिकम्स POH माइनस लॉग, अच्छा माइनस अंदर से बेटा इसको ओपन करो, लॉग ऑफ Kb प्लस लॉग ऑफ C1 डिवाइडेड बाय C2। ठीक है बेटा, ये तो अब जरा हम इसको कंसिडर करें। ठीक है बेटा, माइनस लॉग ऑफ दिस, तो बेटा POH बेटा किसके बराबर आ जाएगा, बेटा ये देखो माइनस लॉग Kb दैट इज PKb, दैट इज अगर मैं एक काम करूं थोड़ा सा नीचे लिखूं इसको, सो आई विल राइट दिस एज POH इज इक्वल टू PKb प्लस, बेटा देखो ये माइनस है ना, ये C1 C2 के ऊपर आप ले आओ, बेटा आप देखोगे वहां पर करके दिस विल बिकम लॉग ऑफ, अब बेटा C1 नीचे चला जाएगा, C2 बेटा ऊपर आ जाएगा, दिस इज द केस। अब बताइए बेटा C1 किसकी कंसंट्रेशन थी, वीक बेस की, C2 किसकी कंसंट्रेशन है ना, बेटा साल्ट नहीं, इस केस में तो होगा साल्ट के बराबर, लेकिन बेटा एक्चुअली C2 इज द कंसंट्रेशन ऑफ द आयन विच अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। ठीक है बेटा, तो मतलब इसका बेटा ये हुआ, इसी इक्वेशन को बेटा हम कहते हैं हेंडरसन्स इक्वेशन। क्या कहते हैं, हेंडरसन्स इक्वेशन फॉर बेसिक बफर। अगर आपके पास बेसिक बफर है तो बेटा ये है उसकी हेंडरसन्स इक्वेशन। क्लियर है बेटा, इज दिस क्लियर, यस बेटा। अब यहां पर सोचना है बेटा, फिर से वही चीज है, क्या सबसे पहले बेटा बेस्ट बफर की कंडीशन क्या होगी, बेटा हम जानते हैं बेस्ट बफर किसको कहते हैं, ए बफर हुज पीएच इज कांस्टेंट, ए बफर हुज पीएच डज नॉट चेंज। ठीक है, या फिर एक ऐसा बफर बेटा जिसमें बेस और साल्ट की कंसंट्रेशन बराबर हो, तो बेटा क्या कहेंगे, बेस्ट बफर क्या होता है, ए बेसिक बफर, ए बेसिक बफर बिकम्स क्या बेटा, बेस्ट बफर बिकम्स बेस्ट बफर इफ एंड ओनली इफ क्या बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ, या आप बोल सकते हो इफ एंड इफ कंसंट्रेशन ऑफ बेस, वीक बेस बेटा इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। लेकिन असल में बेटा साल्ट नहीं है, असल में आयन है, या क्या आप बोल सकते हो इफ C1 इज इक्वल टू C2। बेटा अगर ये हो जाएगा तो उस बफर का जो POH होगा बेटा, वो POH किसके बराबर होगा, वो बेटा POH बराबर होगा PKb के। क्लियर। और बेटा ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता चुका हूं, क्या कि बेटा वी कैन यूज हेंडरसन्स इक्वेशन, वी कैन यूज हेंडरसन्स इक्वेशन। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ solution is fairly concentrated, if and only if solution is fairly concentrated। और बताइए बेटा solution कब होगा fairly concentrated, जब बेस और एसिड का या साल्ट और बेस का रेशो कहां कहां के बीच में होगा, दैट इज देखिए बेटा अगर ऊपर बेटा आपके पास है साल्ट और बेटा नीचे आपके पास क्या है, बेस, जरा बोलो बेटा ये किस किस रेंज में होना चाहिए, फेयरली कंसंट्रेटेड। तो उसका छोटे से छोटा वैल्यू कब होगा, जब साल्ट होगा छोटा और बेस होगा बड़ा,
मतलब बेटा ये होगा 10 रेज पावर माइनस 2, ये होगा 10 रेज पावर माइनस 1। और बेटा यहाँ पर बड़े से बड़ा कब होगा? जब ये होगा बड़े से बड़ा और ये होगा छोटे से छोटा। इसका मतलब बेटा जी आप बेस्ट बफर नहीं सॉरी आप हेंडरसन्स इक्वेशन बेसिक बफर की तब लगा सकते हो बेटा जब कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस, बेटा ये किस किस के बीच में होगा? 1/10 से लेकर 10 के बीच में। क्लियर? तो बेटा फिर से अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, इट इज नॉट द कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट हियर, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द आयन विच अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, बट सिंस इन आवर गिवन केस द कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट इज दैट ऑफ concentration of the ion which undergoes hydrolysis, therefore we have written salt in place of iron। ठीक है बेटा, पहली बात। दूसरी बात बेटा जी यहां पर सीख लीजिएगा। क्या है सर दूसरी बात? जब बेटा आपको साल्ट बाय बेस के दो वैल्यूज मिल गए तो आपको पीओएच का भी एक रेंज मिलेगा ना बेटा, उसी रेंज को तो हमने एक नाम दिया है, इफ यू रिमेंबर दैट नेम इज बफर रेंज। ठीक है, तो बेटा व्हाट इज बफर रेंज? इट इज the range of pH नहीं बेटा, it is the range of POH in which basic buffer can show its action, जहां पर ये बेटा अपना एक्शन दिखा सकता है। तो उसका मतलब बेटा ये हुआ POH इज इक्वल टू बेटा एक होगा P के B, एक वक्त आप कौन सा वैल्यू डालोगे? 1/10, तो बेटा यहां पर आप लगाओगे प्लस लॉग ऑफ 1/10। जरा बेटा इसको सॉल्व करो, ये बनेगा PKB माइनस 1, POH इज इक्वल टू PKB माइनस 1। और बेटा एक बार कौन सा डालोगे? 10, तो बेटा उस वक्त POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ 10, बेटा जी यही बन जाएगा PKB प्लस 1। तो बताइए बेटा POH की वो रेंज, तो बेटा POH की वो रेंज कहां से कहां तक है? PKB माइनस 1 और बेटा कहां तक? PKB प्लस 1। बेटा इसी को कहते हैं बफर रेंज ऑफ द बेसिक बफर। ठीक है, हाँ। अब अगर वो बेटा आपको क्या कह रहा है, अगर वो आपको कह रहा है नहीं पीएच रेंज ही बताओ, नहीं पीएच रेंज ही बताओ, तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है। ये क्या है? पीओएच का छोटे से छोटा वैल्यू, पीओएच का छोटे से छोटा वैल्यू, और ये है पीओएच का बड़े से बड़ा वैल्यू। इज दिस? तो बेटा यहां से क्या मिलेगा? पीएच का बड़े से बड़ा वैल्यू और यहां पर पीएच का छोटे से छोटा वैल्यू। मतलब क्या है बेटा, मैं ऐसे बताता हूं, यू नो दैट पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस पीओएच। बताइए बेटा पीओएच का छोटे से छोटा वैल्यू पीकेबी माइनस 1, तो पीएच का बड़े से बड़ा वैल्यू बेटा कितना होगा? 14 माइनस पीकेबी। ठीक है बेटा, और बेटा यहां पर आएगा प्लस 1, वही बनेगा बेटा 13 माइनस पीकेबी। ठीक है, और बेटा अगर आपको पीएच क्या ये दिखेगा नीचे? हाँ, और बेटा अगर आपको पीएच का मिनिमम से मिनिमम वैल्यू चाहिए तो बेटा पीएच मिनिमम के लिए आप क्या करोगे बेटा? आप करोगे 14 माइनस, अगर मिनिमम चाहिए तो पीओएच क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। बेटा पीओएच मैक्सिमम किसके बराबर है? पीकेबी माइनस 1। बेटा यही बन जाएगा आपके पास, सॉरी बेटा मैंने गलत कर दिया, अगर ये पीकेबी है प्लस 1 तो 14 प्लस 1 बेटा वो 15 हो जाएगा। आई एम सॉरी, सो दैट विल बी 15, और बेटा यहां पर बन जाएगा बेटा आपके पास 13 माइनस पीकेबी। तो बेटा ये क्या है? दिस इज द बफर रेंज ऑफ बेसिक बफर इन टर्म्स ऑफ पीएच, और ये क्या है? बफर रेंज ऑफ बेसिक बफर इन टर्म्स ऑफ पीओएच। वन एंड द सेम थिंग। आप पीएच की टर्म्स में रखना चाहते हो या आप पीओएच की टर्म्स में रखना चाहते हो, इट सोली डिपेंड्स अपॉन यू और व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। सो बेटा आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। हेंडरसन्स इक्वेशन बेसिक बफर की कैसे लगती है वो भी समझ में आ गया होगा। देयर वोंट बी एनी डाउट। इफ देयर अराइजेस एनी डाउट बेटा प्लीज डू आस्क मी, मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा, अब वही है बेटा कि बेसिक बफर कैसे एग्जाम में दिया गया होगा क्वेश्चन, फिर बेटा अगर वो तीन केसेस क्या क्या होगा, अगर ये लिमिटिंग वो लिमिटिंग ऐसा हो गया, और फिर बेटा बेसिक बफर कैसे एक्शन करता है उसको खत्म करके बेटा हम अपने बफर सॉल्यूशंस का केस को खत्म करेंगे। उसके बाद हम बफर कैपेसिटी पर आएंगे। बट फॉर दैट और फॉर टुडेज क्लास आई थिंक इट्स इनफ।
आप आज के लिए ये केसेस अच्छे से कर लो, सीख लो इसको। आई एम प्रिटी मच श्योर अगर आप में कॉन्फिडेंस आ गया होगा, आप इसमें आगे खुद बढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, सो आई एम देयर, आई विल हेल्प यू विद दैट। बट राइट नाउ आई जस्ट एम फोकसिंग ऑन दीज टॉपिक्स। बफर हमने कर लिया, एसिडिक बफर पूरी तरीके से कंप्लीट, न्यूमेरिकल भी उस पर कर ली, और बेटा बेसिक बफर का एक इंट्रोडक्शन, उसकी भी हेंडरसन्स इक्वेशन वो भी डिराइव कर ली। और बेटा दूसरा हमने सीखा कि बफर रेंज क्या है, बेस्ट बफर क्या है इन केस ऑफ ए बेसिक बफर। ठीक, तो बेटा आई होप टुडेज लेक्चर वाज फ्रूटफुल, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एनी क्वेरीज, बेटा कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और मेल भी जो आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक, सो विद दीज वर्ड्स बेटा आई टेक योर लीव, होपिंग कि आप अच्छे से पढ़ोगे, मेहनत करोगे, और इंशाल्लाह द डे इज नॉट फार अवे व्हेन यू विल लैंड इन योर ड्रीम कॉलेजेस, प्रोवाइडेड यू वर्क ऑनेस्टली एंड यू वर्क हार्ड। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।